प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, जिसमें पूछा गया कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं। एक इसकी टेबल दिमाग में रख लीजिएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, मिरिया, क्विंटल, मीट्री टन, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मिरिया, क्विंटल, मीट्री टन की सीढ़ी एक बना लो। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में। यह मीजरमेंट अर्थात लेंथ के मीजरमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, पैमाना होता है, जिसमें अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे इकाइयाँ बढ़ती रहती हैं और सबके बीच 10 का गैप होता है। अगर आप इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक शून्य बढ़ता चला जाता है। जैसे 1 किलोमीटर इसके साथ 10 हेक्टोमीटर के बराबर और 100 डेकामीटर के बराबर, 1000 मीटर के बराबर। उसी तरह से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते तो यही चीज़ 1/10 होना शुरू हो जाता है, 1/100 होना शुरू हो जाएगा। पैटर्न इसी तरह से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। जब आपने देखा कि 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर हैं, तो जाहिर सी बात है कि मीटर हमारा किलोमीटर अर्थात नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थात 1000 1/1000 यहाँ पर किलोमीटर होगा, 1/1000 किलोमीटर होगा। 1/1000 को अगर हम लोग यहाँ पर भिन्न में लिखेंगे तो इसको भिन्न में लिखने का तरीका होता है कि पॉइंट लगा देंगे, 001 मतलब 3 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपको 0.001 करके लिखा हुआ है। और आशा करता हूं कि आपने सबने समझ लिया होगा कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, इस बात का एहसास आपको हो गया होगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा प्रश्न मैं बोर्ड पर लेता हूं, इसको सिंपल सा सरल करना है, सरलीकरण अर्थात इसका एक सरलतम स्वरूप आपको प्रोवाइड करना है। मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ। जब से ही कभी आपको लगातार भाग दिखे तो लगातार भाग का मतलब क्या होता है? भाग बेसिकली आप समझिए डिवीजन जब फ्रैक्शन का होता है तो डिवीजन नहीं होता है, वह मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी किसका होता है? रेसिप्रोकल का अर्थात व्युत्क्रम का होता है। जैसे कभी भी आपको दिया जाए a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो आपको इस डिवीजन को हटाना है, लिखना है a/b गुणे d/c। यही क्रम इसमें भी लगाना है। अब जिसका हो जाए प्लीज उत्तर बता दें। आंसर क्या आएगा? 4/28 दिया गया है, मैं तुरंत भाग हटाऊंगा, गुणे बना दूंगा, 35/28 कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर गुणे बनाऊंगा और 112/20 बना दूंगा। अब जो कट जाए उसको ऊपर नीचे कैंसिल करके अपना उत्तर सेट कर लीजिए कि आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 4 पंचे 20 होता है, 5 सते 35 होता है, 7 चौके 28 होता है, 28 गुणे 4 भी 112 होता है और 112 ऊपर है भी। इस प्रश्न का उत्तर मेरी तरफ से 1 है, डी ऑप्शन आप लोग उतार सकते हैं राइट सोल्यूशन के तौर पर। तो इस प्रश्न का हल आपके सामने 1 हो चुका है। लगातार अर्चना, रेशमा, विवेक, पूजा, शुभम, समर, मोहित, सुनील, अर्चना सभी का उत्तर मेरे पास 1 आया था और बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पर इसका हल किया है, करेक्ट हल आप लोगों ने बता दिया है। चलिए 2 प्रश्न डन हो चुके हैं, दूसरा प्रश्न हमने कवर करा दिया है। यह आपके सेशन का दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न बोर्ड पर आ चुका है। देखिए बढ़िया है, पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को भी सेट किया है। हालांकि ग्रुप डी के लेवल में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर पैटर्न आपको दिया है। इसमें बस छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से समझ लीजिएगा। ये देखने में बड़े प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। प्रश्न दिया है x + 1/x, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा, कुछ करना धरना इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। पूछा आपके सामने है x की पावर 18 + 1/x की पावर 24। आप कंबाइन प्रैक्टिस को मतलब यहाँ पर इसके साथ अगर रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो सेट नहीं होगा। अक्सर इसको हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके, दोनों पक्षों का घन करके, बट ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ सिंपल सी आइडेंटिटी काम करती है। आइडेंटिटी काम ऐसे करती है कि सबसे पहले आप इसके दोनों पक्षों का घन करके देखिए। घन करके देखने की भी जरूरत नहीं है, सेट है ऑलरेडी है। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि a + 1/a का घन होता क्या है। ये होता है भैया a³ + 1/a³। याद रख लीजिएगा, याद होने की जरूरत है। थ्राइस ab कट जाएगा a + 1/a। यही टर्म होता है इस तरह के क्यूब करने का प्रोसेस है। फार्मूला भी याद रखिएगा, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। दोनों पक्षों का अगर मैं घन करूंगा तो x³ + 1/x³ प्लस थ्राइस ab करेंगे तो x 1/x से कैंसिल हो जाएगा, a + b मतलब √3 हो जाएगा। और इसका जब मैं घन करूंगा तो √3 × √3 और 3√3 बेसिकली हो जाएगा, मतलब यह कट जाएगा। अर्थात यहाँ पर x³ + 1/x³ बराबर यदि 0 है तो यहीं पर एक सूत्र अर्थात मेरी तरफ से आपको आइडेंटिटी तैयार करनी है। x की पावर 6 + 1 0 हो जाएगा, अर्थात x की पावर 6 बराबर -1 हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। मतलब ये आइडेंटिटी है, एक रूल है कि आपको जब भी कभी x³ + 1/x³ बराबर 0 दिख गया तो तुरंत का तुरंत आप x की पावर 6 बराबर -1 का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें उत्तर दे रहे हैं, बढ़िया, हमें खुशी भी हो रही है देख करके
इस प्रश्न में चले आइए और उसका उपयोग कर लीजिए जो आपके सामने यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 3, 18 है तो 6 गुणे 3 18 होता है। इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x की पावर 6 की पावर 4, ये भी आपको समझ में आ गया। एक और बात आपके दिमाग में तुरंत सेट हो जानी चाहिए, कभी नंबर अगर -1 है तो -1 की पावर जब n होता है तो दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो +1 आता है या तो -1 आता है। +1 तब होता है जब n सम होता है और -1 तब होता है जब n क्या होता है, विषम होता है। अब यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर अगर देखो तो x की पावर 6 तो -1 है, -1 की पावर 3 है, प्लस 1 बटा -1 की पावर आपके पास 4 है। इधर पावर अगर विषम है तो -1 हो जाएगा, इधर पावर प्लस है सम है तो +1 हो जाएगा। +1 -1 से कट करके वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल बताइए। और आपके सामने इस प्रश्न का हल है। कई बातें आपने इसमें सीखी हैं। सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बातें बताई जाए उसको स्पष्ट तौर पर आप लोग सीख सके। x3, बस इतना याद रखिएगा, ये फार्मूला मेरी तरफ से, x3 + 1/x3 यदि 0 है तो x की पावर 6 आपका -1 होगा। दो बात और सीखनी थी कि -1 की पावर अगर नेगेटिव इवन है तो वैल्यू हमेशा +1, -1 की पावर अगर ऑड है तो हमेशा वैल्यू -1। उठा के मैंने इसको सेट कर दिया और सेट करके आपने आंसर अपना 0 सेट डिसाइड कर लिया। आई होप, और क्या मुझे लग रहा था और मैंने आपका रिस्पॉन्स देखा, प्रत्येक लोगों ने स्टार्टिंग से ही हमें उत्तर बताना शुरू कर दिया था। ये हो गई तैयारी आपकी अच्छे प्रश्न की। अब मैं चलता हूँ चौथे नंबर पर। आइए, ये भी अपने में एक अपने वैल्यूएबल और स्तरीय प्रश्न माना जा सकता है। आपके सामने है जो प्रश्न, इसको प्लीज नोट करें और जिसका हो जाए तो प्लीज करके हमें उत्तर भी देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 4 क्या है और क्या पूछ रहा है, क्या बताना चाहता है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट है। अक्सर आपने देखा होगा कि संख्याओं में किसी भी अंक का जब स्थानीय मान निकालते हैं तो संख्याएं बेसिकली दशमलव के इस पार डिसाइड होती हैं, जिसमें सबसे पहले इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, इस प्रकार से अरेंज किया जाता है। जब यही चीज दशमलव के बाद चलता है तो 1/10 होता है, फिर 1/100 होता है, 1/1000 होता है, मतलब 10वां भाग, 1000वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, इस क्रम में यहाँ पर दशमलव के बाद की संख्याएं डिसाइड की जाती हैं। दशमलव के पहले की संख्याएं आपकी जो पूर्णांक रहती हैं वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के रूप में व्यवस्थित की जाती हैं। मेरे सामने जो नंबर दिए गए हैं जिसमें स्थानीय मान पूछा गया, कहा गया 6/5 में भैया 5 का स्थानीय मान बताओ, सॉरी 6/8 में 8 का स्थानीय मान, अरे यार 6/8 में 5 का स्थानीय मान, सही है, और 6/25 में 4 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस फ्रैक्शन को, इस भिन्न को इवेल्युएट करना होगा, मतलब इसको हल करना होगा। हल करिए, 8 का पहाड़ा इसमें दशमलव लगाएंगे, देखिए पूर्णांक की तरफ बिल्कुल जाना आना आपका नहीं है। इधर आएंगे तो होगा क्या, 8 सते 56, 8 पंचे 40, 0.75 हुआ। इधर की बात कीजिए, अगर इसको डिवाइड करिएगा तो ये आपका 60 बन जाएगा दशमलव लगाते ही, 25 दूना 50, 25 चौके 100। चलिए, मतलब कैलकुलेट तो हो गया। अब जैसे मुझे इस 5 का स्थानीय मान निकालना है तो मैंने कहा यह 1/10 स्थान पर है और यह 1/100 स्थान पर है, तो मतलब इस 5 का स्थानीय मान 0.05 हो जाएगा। आपको उस वैल्यू को लिखना है और दशमलव तक आना है। दशमलव तक आने का मतलब चाहे सोचे, चाहे 5 गुणे 1/100 सोचे, दोनों की बात एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 का स्थानीय मान 0.04 हो जाएगा, मतलब आप इसको 4 गुणे 1/100 लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कभी भी पढ़ाया हूँ या आप पढ़े ही होंगे कि 225 लिखा, 253 लिखा है, मैं आपसे 3 का स्थानीय मान पूछूंगा तो आप कहोगे सर 3 गुणे 1 होगा। 5 का स्थानीय मान 5 गुणे आप 10 बताओगे, 2 का स्थानीय मान 2 गुणे 100 बताओगे। इस तरह से स्थानीय मान पूर्णांक की तरफ निर्धारित किया जाता है, तो दशमलव की तरफ भी निर्धारित करने में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो अब भैया इन दोनों का जोड़ करना है, इसका और इसका। जब आप जोड़ेंगे तो 0.09 होगा। क्या हमारे कहीं उत्तर में लिखा है? नहीं, यह तो नहीं लिखा, बट इसका भिन्न रूप लिखा है। मैं इसके भिन्न रूप मतलब 9 लिखूंगा, एक के बाद 2 जीरो बढ़ाकर प्रेजेंट कर सकता हूं। 9/100 में इस प्रश्न का हल बना लूंगा। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। और आप में से बहुत सारे लोग, मोहित, श्याम, अरुण, आशीष, शिवानी, विपिन, अंचल, प्रत्येक लोगों का उत्तर हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका था। तो बढ़िया लगा आपका रिस्पॉन्स देख करके 9/100 है, और आशा करता हूं चीजें आपको समझ में भी आई होंगी। स्थानीय मान जब दशमलव की तरफ चल करके हमें निकालना पड़े तो हम इस प्रकार से ही मैनेज करते हैं। 10वां भाग 1/10, 100वां भाग 1/1000, बहुत आसान होता है। आपको परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दशमलव की संख्या का स्थानीय मान जब निकालते हैं तो उस पर जाइए और दशमलव की तरफ मूव करिए। जैसे हमें देखिए 5 का निकालना था, 5 पर गए और कहा भैया मेरे को दशमलव की तरफ भेजो, तो भेजेगा तो जितने अंक क्रॉस करोगे उतने जीरो के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। ये चौथा हो गया।
5वें नंबर पर मैं पहुंच रहा हूं। आपका चौथा प्रश्न कवर हो चुका है आज के सेशन का। ये देखिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जो कि एक वर्गमूल पर आधारित है। मतलब आपको सीधा सीधा इसने कुछ नहीं लिखा है लेकिन कह रहा है कि वर्गमूल निकाल दो। मैं चलिए वर्गमूल निकालने जा रहा हूं। जब भी मैं आपको कुछ बातें बताऊं ध्यान से देखिएगा, उसको नोट करिएगा, उसको लिखिएगा, उसको समझिएगा। अगर कभी दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से आपसे संबंध स्थापित करना हो या उसके बारे में डिस्कस करना हो तो दशमलव का स्थान हमेशा सम स्थान पर होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे आप पर, सम स्थान पर ही होगा। अब सम स्थान पर होने का मतलब क्या है, जैसे आप इसमें चेक करो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, मतलब बढ़िया है 6 स्थान पर दशमलव है, सॉरी 8 स्थान पर। तो आपका जो वर्गमूल होगा वो इसका आधा अर्थात 4 स्थान पर दशमलव लगाएगा, 4 स्थान पर दशमलव लगाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इन सब बातों को पॉइंट करते चलिएगा। मैंने कहा कि आपका जो भी नंबर यहां पर प्रेजेंट किया गया है, अगर हम लोग को इसका वर्गमूल कहा जाएगा करने को, तो मैं पहले तो दशमलव के अंक गिनूंगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो मैं 4 स्थान पर दशमलव अपनी संख्या के अर्थात उत्तर में लगाऊंगा। अब मेरे पास एक टास्क हो गया कि पहले इसका वर्गमूल निकाल लो। तो मेरे पास नंबर है 69169। मैं इसके वर्गमूल को निकालने के बारे में सोच ही रहा था, मेरी नजर ऑप्शन पर गई। ऑप्शन पर जब हम पहुंचे तो देख रहे हैं लगभग आपको सब के सब उत्तर ऐसे दिखे, ये जैसे 243 है, ये भी 243 है, ये 263 है, भी 243 है। इसमें 3 अंक पे दशमलव लगा है, इसमें 3 3 6 अंक पे दशमलव लगा है, 3 2 5 अंक पे दशमलव लगा है। 4 अंक में केवल एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है, वो आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हालांकि आप में से अक्सर पूछेंगे सर हम इसको करें कैसे, मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका वर्गमूल निकलता कैसे है। वर्गमूल निकालने के फैक्टराइजेशन मेथड, भाग विधि, अलग अलग विधियां आपने पढ़ी है। हम लोग क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंकों को क्या करते हैं, छोड़ करके बाकी के लिए काम करते हैं। जैसे इसके लिए अब हम काम करेंगे, एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका वर्ग 691 से कम रहे या उसके बराबर रहे। तो 25 का वर्ग होता है 625 और 26 का वर्ग होता है 676, तो मतलब मेरे हिसाब से यहां पर 26 हो जाएगा। अंतिम में अगर 9 है तो 2 ऑप्शन ले सकता है, या तो 3 या तो 7, या तो 3 या तो 7, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 होता है, 7 का वर्ग 49 अर्थात 9 होता है। इसके लिए अब हम किसका सिलेक्शन करें, तो 26 के वर्ग में अगर 26 जोड़ें, मान 691 से छोटा होगा तो बड़ा लेना पड़ेगा, मान 691 से बड़ा होगा तो छोटा लेना पड़ेगा। आप 676 में जब 26 जोड़ेंगे तो 691 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अर्थात यहां पर 3 लगाएंगे। वैसे भी आपको एक ऑप्शन से भी एलिमिनेट करने की स्थिति दिख रही थी, उत्तर तो आपका पहले से सेट हो गया था, ठीक है, आप पहले से भी वैल्यू कर सकते थे। लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोसेस पर भी बात करें तो प्रोसेस यही होता है, अंतिम के 2 अंकों को लिया जाता है पहले, बाकी के अंकों छोड़ करके उस पर काम किया जाता है। कैसे, आप देख रहे हैं 691 है, 691 के लिए एक ऐसी संख्या का चुनाव करिए जिसका वर्ग 691 हो जाए या उससे छोटा रहे। तो आपने सोचा कि 25 का, तो भाई हमने आपसे कई बार कहा है कि वर्ग थोड़ा तैयार कर लो, कम से कम 50 तक, घन कम से कम 30 तक। 25 का वर्ग 625, 26 का 676, ठीक है, 27 का ऊपर चला जाएगा। तो आपको यहां पर 26 के वर्ग पर फोकस होना चाहिए। अब यहां पर यदि 9 है तो मेरे पास या तो 3 रखने की क्षमता है या तो 7, मतलब ऑप्शन 2 है, या तो 3 रख सकते हैं या तो 7, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 होता है, 7 का वर्ग 49 अर्थात 9 एंड करता है। किसको ले, ये डिपेंड किस पे करता है, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। 26 के वर्ग में 26 जोड़िए, अगर इस 691 से बड़ा होगा तो छोटा लेना और छोटा होगा तो बड़ा लेना। मैंने देखा कि बड़ा हो गया तो हमने छोटा ले लिया और 263 आया, 4 अंकों पर दशमलव लगाने के लिए 1 शून्य बढ़ा लिया, यही इस प्रश्न का हल हो गया। लेकिन ऑप्शन से आपने प्रश्न हल कर लिया था ऑलरेडी, आपका उत्तर पहले भी आ चुका था। आशा करता हूं सभी को समझ में आया। अगर क्लियर हो तो एक बार मुझे थंब से क्लियर कर दीजिए, हाँ सर क्लियर हो रहा है, समझ में मेरे को बातें आ रही है, मुझे बताते चलिए। अब आपके सामने देखिए एक नया प्रश्न आ चुका है, उस नए प्रश्न को ध्यान से देखिए। लिखा है 0.0654 और 54 के ऊपर भैया बार लगा हुआ है। बार मतलब आवर्ती प्रेजेंटेशन, रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन होता है, जहां पे टर्म अपने आप को रिपीट करते हैं टिल द इनफाइनाइट टाइम। मतलब अगर इसके एक्सपेंशन की बात करूं, इट इज रिटन लाइक 0.06545454। अब ये देखो, ये 545454 टिल द इनफाइनाइट बढ़ता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। हमारा जीवन, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 54 अपने आप रुकने वाला नहीं, अनंत तक चलता जाएगा। मुझे जब भी कभी इस तरह के नंबर को बार में, बार हटा करके प्रॉपर उसके भिन्न में लिखने की जरूरत हो तो लिखने का तरीका सुनिएगा। आप पूरी तरह से संख्या उतार लीजिए, 654,
उतार लिया करिए। ध्यान से मेरी बात प्लीज सुनते जाइएगा। 6 5 4, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी देंगे ना लगा देंगे सबका अर्थ एक ही होता है। उसमें से उसको घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, 6 घटा दीजिए। नीचे चले जाइए, जितने अंकों के ऊपर बार लगा रहेगा उतनी बार 9 लिखिएगा। ये मेरे शब्द सुनते जाइएगा और कहीं पर पॉइंट करते जाइएगा। मैंने कहा एज इट इज संख्या उतारिए, उसमें उसको घटाइए जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। नीचे जाइए, जितने पदों के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लिखिए और जितने के ऊपर नहीं लगा उतनी बार 0 लिखिए। आप यहाँ पर 2 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद। अभी बार नहीं है, सोचिएगा नहीं बार के लिए, ठीक है। ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, बार विदाउट बार है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 648 हो जाएगा। 648 से 54 होता है बटा 99 100 है। अब भैया इसको आपको काटना पीटना पड़ेगा। जब आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ पर यह संख्या कट पीट करके, मतलब अगर हम कई टर्म में जैसे पहले 4 से काट दें और भी 2 से काट दें तो 18 बटा 275 हो जाएगा। यह संख्या कट पीट करके अगर आप काटना शुरू करिए, जैसे हम मान लीजिए हम इसको पहले 4 से काटते हैं या 8 से मुझे लग रहा है कि कट रहा है ना, 8 से भी कट सकता है, नहीं 4 से कटेगा। तो 4 1 के 4 हुआ, 4 6 24 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, 4 चौके 16 हुआ, 3 0 4 7 28, 4 पंचे 20 हुआ। अभी भी आप इसको काट सकते हैं 9 से, क्योंकि 9 से दोनों कट रहा है। 9 18 बार हुआ, 9 दूना 18, 6 7 हुआ, 9 7 63 और 9 5 45। तो 18 बटा 275 है जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया गया है। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का ए ऑप्शन है। तो करेक्ट हल आप नोट कर सकते हैं, ए ऑप्शन 18 बटा 275 छठे प्रश्न का करेक्ट हल है। प्लीज इसको उतारते चलिएगा, ठीक है। एकदम सही है, जो लोग ये बताए हैं खुश हो जाएं। राइट सोल्यूशन आपने बताया है और सही हल आप करके आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिए 7वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें हमारे सामने कुछ परिमेय संख्या के रूप में भिन्न दिए गए हैं। 4 बटा -9, ठीक है, -7 बटा 18, 5 बटा -6 और -2 बटा 3। याद रखिएगा कभी भी अगर किसी भिन्न में ऊपर नीचे कहीं भी नेगेटिव लिखा है तो उससे आप परेशान मत होइए, ठीक है। ऊपर नीचे कहीं भी, अच्छा इसमें डी भी है क्या? 600 नहीं, वो डी नहीं होगा भाई। हाँ, इसकी बात सुनिए, मैंने कहा कि यहां पर अगर इस प्रश्न की बात किया जाए, कभी भी किसी भिन्न में चाहे a बटा बी अगर लिखा है तो -a बटा बी लिख दो या a बटा -b लिख दो, बिकॉज बोथ हैव द नेगेटिव सो दे आर इक्वल। मतलब ये परेशान मत हुआ करिए ऊपर नीचे लिख करके हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप याद रखिएगा उसका अर्थ एक ही होता है, उसका मतलब नेगेटिव ही है, ऋणात्मक ही है। और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, जैसे 5 बड़ा है 3 से, ध्यान से सुनते जाइएगा। लेकिन अगर माइनस लगा दे 5 के सामने, माइनस लगा दे 3 के सामने, तो 3 बड़ा हो जाएगा 5 से। ऋण में जो संख्या मैग्नीट्यूड अर्थात अमाउंट में बड़ी होगी वह उसका मान छोटा होगा और जो छोटी होगी उसका मान बड़ा होगा। इसको आप दिमाग में रखिएगा। मतलब मेरे ऊपर जितना कम कर्ज होगा उतना मैं बड़ा व्यक्ति माना जाऊंगा और जितना ज्यादा कर्ज होगा उतना मैं छोटा व्यक्ति माना जाऊंगा। यहां पर स्थिति यही होती है। 5 पॉजिटिव में 3 से बड़ा है, बट 5 के सामने नेगेटिव लगा दो, 3 के सामने नेगेटिव लगा दो तो कंफर्म हो गया कि यहां पर जो है 3 आपका बड़ा हो जाएगा, अभी 5 छोटा हो जाएगा। अब आपको बस इतना समझ में आ गया कि लोग नेगेटिव हैं सबके सब। इन नेगेटिव को कंपेयर करना है और इसने कहा कि यदि इसे आरोही, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, लिखा होगा मतलब छोटे से बड़े में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहली रखी जाएगी। मतलब हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पूछा है जो सबसे छोटा है। तो हम लोग जब भी भिन्न कंपेयर करते हैं तो अंश हर कभी बराबर करने की कोशिश करते हैं। 2 लाइन और सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। कभी अगर हर समान होगा तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा। कभी अगर अंश समान होगा तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटा, जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा। ये 2 बातें आप सेट कर लीजिएगा माइंड में। अब हमको क्या करना, हर बराबर करना है। तो पॉइंट लिखूंगा, सब नेगेटिव है याद रखिएगा। और 9 चौके 36 होता है, 40 में बार ले जाएंगे, 9 चौके 36 होगा। 18 का पहाड़ा 70 में करेंगे पॉइंट लेके, 18 तियां 54, 18 चौके 72, 18 तियां 54 हो गया। 6 से इसको डिवाइड करें, 6 8 48 होगा। ये भी ऋण में है, ये भी ऋण में है। हम दूसरे बार पे जा ही नहीं रहे हैं। 3 छंगे 18, 0.6 होगा। अब आप मुझे बताओ इन सब में न्यूमेरिकली कौन सबसे छोटा नजर आ रहा है। सबसे छोटा भाई ए नजर आ रहा है, सबसे छोटा ए नजर आ रहा है। और अगर ये सबसे छोटा है, तो यही मान सबसे बड़ा होगा। जैसे देखिए सबसे बड़ा आपके पास ये हो गया। अब क्योंकि जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि वो नेगेटिव में है तो इसलिए उसको सबसे छोटा मानेंगे। तो सबसे छोटा इसको प्रदर्शित करेगा। यह जो सबसे बड़ा दिख रहा वही सबसे छोटा हो जाएगा।
यह सबसे छोटा हो गया। इसके संबंधित भिन्न कौन है? 5/-6 है। तो 5/-6 अर्थात सी ऑप्शन को हम इस प्रश्न का हल बना लेंगे। तो 5/-6 लगा दीजिए, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए कैसे किया गया, मैंने आपको बताया। 9 से इसको भाग करिए, 9 चौके 36, 18 तिया 54, 6 8 48 और 3 छंगे 18। तो पॉइंट में देखो तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से सबसे छोटा होगा और सबसे छोटा इससे संबंधित है 5/-6। तो हम इस प्रश्न का हल 5/-6 के लिए जाएंगे। तो सी ऑप्शन 5/-6 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 7वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। आशा करता हूं सी ऑप्शन को लेकर के आप कॉन्फिडेंट होंगे, किसी को समस्या नहीं होगी, सभी लोग प्रॉपरली इस प्रश्न को हल करते हुए अब मेरे साथ बढ़ चलेंगे 8वें नंबर पर। 8वां प्रश्न आपके सामने अब बोर्ड पर आ चुका है। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, समझते जाइएगा। ये बढ़िया प्रश्न देखिए, मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और श्रृंखला सीरीज के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 6 लिखा है प्लस 11 लिखा है, प्लीज जिसका हो जाए बताते जाएं। 16 लिखा है, 21 लिखा है और लास्ट में आप देख रहे हैं कि 71 लिखा है। मैं आपको कंफर्म कर दूं क्या कि यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। आप कहोगे कि सर कैसे? क्योंकि भैया इनके पदों का अंतर समान है। जिस श्रेणी में पदों का अंतर समान हो वह समांतर श्रेणी होती है, वह समांतर श्रेणी होती, क्योंकि सब 5-5 के एडिशन में है। इसके पदों का योग ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। योग ऐसे ज्ञात होता है जिसमें अगर हमें पहला पद पता है और अंतिम पद पता है। देखिए ध्यान से योग करने का तरीका, यदि पहला पद पता है, पहला पद ए है, अंतिम पद यल है, ध्यान से देखिएगा, अंतिम पद यल है, तो योग जो होगा वो हो जाएगा n/2 a + l। अब आप कहोगे सर ये नई यल चीज क्या, n क्या है? n मतलब भैया पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गई बात कि अब हमारे सामने चैलेंज है कि पदों की संख्या कैसे निकलेगा। तो पदों की संख्या निकालने का भी प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूं, वो भी समझिएगा। पदों की संख्या मतलब अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटा d + 1 कर दीजिए, पदों की संख्या आ जाएगी। अंतिम संख्या कितनी है? 71 माइनस a मतलब 6 बटा d मतलब 5 + 1। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? इसमें से घटा दे 65 6 71, 65 बटा 5 13, 13 + 1 कितना हो गया? 14। मतलब पदों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। अब आप योग के इस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। क्या है? n/2 अर्थात 14/2 a + l 6 + 71 तो 14, 2 सते 14 हो गया। 7 गुणे कितना हो जाएगा? 77, 7 सते 49 कैरी 4, 7 सते 49, 49 4 कितना होता है? 53, 539 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो पहले ऑप्शन में आपको दिया है। कई बातें देखिए आपको सीखने को इसमें मिली होगी। एक तो यह समांतर श्रेणी है क्योंकि पदों का अंतर समान है। कभी भी कोई समूह आपको दे दिया जाए, अगर अंकों का डिफरेंस सेम है तो वह श्रेणी आपकी समांतर है, इसमें समान अंतर होता है प्रत्येक पदों के बीच में। योग निकालने का यह फार्मूला जब पहला पद और अंतिम पद पता हो, a + l n/2 हो जाता है। n एक डिफरेंट चीज है जो पदों की संख्या दर्शाती है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम माइनस पहला डिवाइड बाई d + 1 आप निकालेंगे तो n निकल गया और इस फार्मूले पर रख दीजिए तो आपको फटाफट योग पता चल जाएगा। इसमें किसी को समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग, आशा करता हूं, चीजें स्पष्ट समझ पाए होंगे। 9वां नंबर आपके सामने आ चुका है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को हल करते हैं। आप अंतिम में जिस टेलीग्राम को आप ज्वाइन किए हैं हाईकोर्ट का, उसमें मैं पूरा PDF विद सॉल्यूशन में भिजवा दूंगा, आप लोग वहां से अपनी प्रिपरेशन डन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए मेरे को कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्लीज कमेंट कर दीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? प्लीज कमेंट करें, आशा करता हूं सब बता देंगे और ये भी एक प्रश्न ही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो कि पहली मतलब एक तरह से सम संख्या है, और यह एक ऐसी सम संख्या है, यही एक ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य भी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। 0 छोड़ दीजिए, किसी भी पूर्ण संख्या मतलब 0 को छोड़ करके कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरुआत देखो कहां से होता है, इसको W से डिनोट करते हैं, कहते हैं 0 1 2 3 सो ऑन इनफिनाइट तक। 0 कह रहा छोड़ करके किसी के साथ भी गुणा कर दीजिए, किसी के साथ भी गुणा कर दीजिए। तो आप याद रखिएगा वह मान जो होगा किसी के साथ भी गुणा करने से हमेशा शून्य हो नहीं सकता, क्योंकि 2 है, हमेशा 1 नहीं है, हमेशा एक सम संख्या होगा, हमेशा एक सम संख्या, हमेशा विषम नहीं होगा। याद रखिएगा 2, या हम ऐसे 2 को छोड़ दें, 2 को लें या ना लें,
किसी भी सम से, सम मतलब ए वाला सम, इवन लिखिए, किसी भी सम से अगर हम किसी भी n को गुणा करेंगे, n यदि 0 नहीं है तो मान हमेशा एक सम आएगा। मतलब आप किसी भी संख्या को अगर एक सम संख्या से गुणा करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट एन इवन इंटीजर। आपको इवन इंटीजर नहीं, नंबर बोलता हूं, नंबर आपको मैंने कहा कि अगर किसी सम संख्या को आप n से गुणा करेंगे तो हमेशा आपको एक सम संख्या प्राप्त होगी। इसने हमसे कहा था होल में 0 छोड़ देना, क्योंकि 0 को जिस समय आप गुणा करोगे 2 से तो 0 हो जाएगा। 1 से प्रारंभ होकर के कोई भी संख्या को अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है जो कि एक सम संख्या है, अगर हम इस सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर। हमेशा आपको सम संख्या ही प्राप्त होगी, अर्थात हम इस ऑप्शन को सी को लॉक करके चलेंगे, हमेशा ये सम संख्या आएगा। इस प्रश्न का करेक्ट हल आपके सामने होगा। क्लियर है? आप सभी लोगों ने स्पष्ट हमें बताया, किसी को प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। आइए अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न। मैं जहां तक बिलीव कर रहा हूं, सोच रहा हूं, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। 2 की पावर 8 है, ठीक है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर क्या है बताइए? 5 है। कोई एक संख्या रही होगी, उस संख्या के ये सब फैक्टराइजेशन है, मतलब गुणनखंड है, और इनमें भी आपने देखा कि जितने भी हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब प्राइम है। सब क्या है? प्राइम है, अर्थात अभाज्य है। अगर किसी संख्या का इस प्रकार से गुणनखंड हो रहा है, उस संख्या के टोटल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। टोटल फैक्टर अर्थात कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं, कुल गुणनखंड निकाल सकते हैं। और कुल गुणनखंड निकालने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता दूं। जो इनकी पावर है सबको एक एक बढ़ाते जाए। जैसे मान लो पावर अगर a है, पावर अगर b है, पावर अगर c है, पावर अगर d है, तो आप कंफर्म कर लीजिए, हम लिखेंगे a+1, b+1, c+1। a होता है गुणनखंडों को निर्धारित करना, मतलब हम लिखेंगे 8+1, ठीक है। 8 लिखने की क्या जरूरत है, आप समझ रहे हैं कि यहां पर 8 में 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दे 4 और 5 में 1 जोड़ दे 6 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। पहले कब निकाल सकते हैं बताइएगा? जब हमने कहा कि हमको किसी भी संख्या के अगर फैक्टराइजेशन क्लियर है, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड विथ दियर पावर अवेलेबल है, मतलब पता है, तो हम टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। आप करके देखिए कितना हो जाएगा। 6 चौके 24, 3 72, 72 गुणे 9, 9 दूना 18 हो गया, 9 सत्ते 63, 1 64, मतलब 648 टोटल इसके गुणनखंड होंगे इस संख्या के जिसके फैक्टराइजेशन ये हैं। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा क्या है कि इसके कितने गुणांक सम हैं। तो कभी भी किसी संख्या का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका सम होने का चांस केवल 2 पे बेस होता है, 2 पे डिपेंड करता है। बाकी सब देखिए सारे के सारे अभाज्य सब विषम होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले विषम निकालना चाहिए। अब आपको जैसे विषम गुणनखंड निकालना है तो विषम के लिए देखिए आप विषम पर जाइए, इनको छोड़ दीजिए। लिखिए 2 + 1 मतलब 3, 3 + 1 मतलब 4 और 5 + 1 मतलब 6। तो विषम गुणनखंड हमारे क्या हो गए? विषम गुणनखंड मतलब 4 × 3 = 12 × 72, ये हो गए विषम गुणनखंड। अब अगर आपको सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है तो टोटल में से आप टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर दीजिए। तो आपके पास है 648 माइनस आप कर दो 72, 8 से 2 6, 14 से 7 7, 5 का 5, 576 हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। यही आपके सम गुणनखंड होंगे। याद रखिए प्रोसेस क्या होता है। कोई संख्या दी जाए, हमसे कभी टोटल फैक्टर पूछ लेगा, तो टोटल फैक्टर के लिए सबसे पहले आप उसको फैक्टराइज कर दो, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ और उनके पावर लिखो। सभी पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा करने से टोटल फैक्टर पता होता है। अगर आपसे सम गुणनखंड पूछा जाए तो आप विषम निकालिए पहले, और विषम निकालने का तरीका क्या होता है? सम को केवल 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जितने हैं सबकी पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दीजिए, विषम गुणनखंड आ गए। अगर सम गुणनखंड निकालना है तो टोटल में से सम माइनस कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ पर सम गुणनखंड आराम से निकाल सकते हैं। 576 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब मेरी बातें समझ पाए हैं आप लोग? इसमें हम टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं, सम गुणनखंड निकाल सकते हैं, विषम निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं, गुणनखंडों का गुणा निकाल सकते हैं। बट ग्रुप डी में इतना नहीं पूछा जाना चाहिए, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। बाकी पूछने को तो ड्राइवर की परीक्षा में पूछ लिया, ठीक है, अब कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भी मैंने काफी डेप्थ तक इसकी बातें बताई है। विश्वास करता हूं कि इससे ज्यादा बढ़ा इस पर ना प्रश्न आए। आपने टोटल भी सीख लिया, विषम भी सीख लिया और सम भी सीख लिया। यस, आगे बढ़ता हूं।
11 नंबर आता है। ये देखिए एक बहुत बेहतरीन और स्तरीय प्रश्न है। मैं इसका एक तरीका आपको प्रोसेस बताऊंगा, प्रश्न पहले एकदम यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। कहा गया कि हमारे सामने कोई एक संख्या थी, संख्या थी जब किसी संख्या को किसी भाजक मतलब डिवीजर जिससे भाग दिया जाता है से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 आता है। आप किसी भी संख्या को जब किसी अनदर संख्या से डिवाइड करते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक तो भागफल आता है और एक भैया शेषफल आता है। इसने हमसे कहा कि हम एक संख्या को किसी अनदर संख्या से डिवाइड करेंगे और शेषफल हमको प्राप्त हुआ है। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शेषफल मतलब उतना छूट जाना, जैसे उतना बार जैसे आप 15 को 7 से भाग करो तो 14 तक तो जा रहा है, उसके पहाड़े में एक छूट जा रहा है, जो छूट जा रहा है वही शेषफल होता है। किसी के घर में 5 कमरे हैं, उसके 2 लड़के हैं, उसको अपने दोनों लड़कों में उन कमरों को डिवाइड करना है तो 2-2 कमरे दे देगा, एक कमरा उसका छूट जाएगा, उसी को शेषफल कहते हैं। हमारे सामने भी एक संख्या है, मान लीजिए n है, उसको हम किसी a से भाग कर रहे हैं तो एक बार शेषफल देखो कितना आ रहा है पता है, 24 आ रहा है। देखिए शेषफल 24 बचता है। कह रहा इस संख्या के दुगने मान को अगर हम उसी संख्या से विभाजित करें, जब उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए, संख्या वही हो लेकिन उसका दुगना कर दो, उसी भाजक द्वारा विभाजित करोगे तो शेषफल 15 आएगा। अब हमसे पूछा कि ऐसी स्थिति में भाजक क्या होगा। बहुत आराम से मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं सुन लीजिए। आप भैया ऐसी स्थिति में इसका डबल कर दो तो 24 गुणे 2 कर दीजिए तो ये 48 हो जाएगा। दुगना उधर किया तो दुगना इसको कर दीजिए। इस 48 में से इस शेषफल को घटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 33। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ और ज्यादा इसमें दिमाग इफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक संख्या रहे, मेरी बात को सुनिएगा, जिस संख्या को किसी अनदर से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल 24 आ रहा था, उसके दुगने को अगर उसी संख्या से जिससे इसको विभाजित किया तो शेषफल 15 आया। मैंने कहा उस भाजक को पता करने के लिए यदि आपने संख्या का दुगुना किया था तो आप शेषफल का दुगुना करो और इस शेषफल को बस घटा भर दीजिए, आपको भाजक पता चल जाएगा। प्रश्न का उत्तर 33 है। प्रश्न का उत्तर 33 है, ऑप्शन नंबर बी है। तो आपने 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी देखा है। राइट सॉल्यूशन आपका प्रश्न आपको दे रहा है, तो प्लीज इसको नोट करें और करेक्ट प्रश्न आप लोग यहां पर हल करते चलें। मैं पहुंच रहा हूं 12वें नंबर पर। आइए 12वां नंबर देखा जाए। फिर से हमारे सामने भिन्नों को व्यवस्थित, अच्छा भिन्न का जो आरोही अवरोही प्रोसेस है वो आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो मैं निश्चित तौर पर इस बात के लिए श्योर हूं कि भिन्न का आरोही अवरोही आपसे पूछ सकता है। आपके सामने फिर से एक भिन्नों का ही समूह दिया गया, जिसमें अब आप देखोगे तो आपको डिफरेंट चीजें नहीं हैं, सब वही हैं, बस रैंडमली इधर उधर व्यवस्थित हैं, कोई आगे पीछे ऐसे करके मैनेज किया गया है। इसको हमें सही आरोही मतलब फिर आप दिमाग में रखिए असेंडिंग, और असेंडिंग का मतलब भाई छोटे से बड़ा होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से करना होता है। मेरे पास भिन्न कोई भी उठा लो, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, 3/7 है, 15/41 है, ठीक है, 19/35 है, 19/35 और लास्ट क्या है 7/11 है। तो भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि या तो आप हर समान करो या तो अंश समान करो। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं कहता हूं कि आप लोग हर समान कर लो। हर समान करने से फायदा यह रहता है कि अंश में जो बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा आएगा वही भिन्न छोटा आएगा। और बराबर करने की प्रक्रिया बहुत आसान है कि आप बस दशमलव लगाकर इसको बढ़ा दीजिए, 30 कर दीजिए। अब मैं 7 से भाग करूंगा, 30 में जाऊंगा, 7 चौके 28 जाएगा, बस यहीं रुक जाइए, बस आगे मत बढ़िए, रुक जाइए। अब यहां पर दशमलव लगाते ही भैया 150 हो जाएगा, 40 तिया 120 होता है, चौके 60 होता है, तो मत जाइए, यह आपका 3 बार ही जाएगा। ऐसे अगर आप इसका दशमलव लगाएंगे तो यह 190 हो जाएगा। 35 गुणे 4 140 होता है, 5 पर 175 होता है, 6 पे ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर 5 जाएगा मेरे हिसाब से। ऐसे आपका देखिए पॉइंट में लगाइएगा तो 70 हो जाएगा, 11 छके 66 होता है, 11 से 77 पे बिल्कुल मत जाइए। अब आपको साफ साफ दिख गया होगा सबसे छोटा यह है 15/41, मतलब इसको 15/41 पहले में यहीं से शुरू भी है। दूसरा नंबर आएगा 3/7, देखो 3/7। तीसरा नंबर आएगा 19/35, 19/35 और लास्ट सबसे बड़ा है 7/11। और आप अगर देख सकते हैं तो यही प्रश्न आप, यही जो ऑप्शन है वही आपका क्या है असेंडिंग में है, मतलब छोटे से बड़ा है। आप लोग किसी भी बिना कंफ्यूजन के साथ बी ऑप्शन को लेकर के चल सकते हैं, जो कि 15/41 है, 3/7 है, 19/35 है, 7/11 है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग डन कर चुके होंगे, बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। भाग देने की कला आपके अंदर होनी चाहिए,
थोड़ा सा समझ होना चाहिए, दिमाग लगना चाहिए, कंसंट्रेट होकर अगर आप देंगे तो निश्चित तौर पर आपको कंफ्यूजन इस प्रश्न तरह या इस तरह के प्रश्नों पर बिल्कुल नहीं आएगी। आशा करता हूं क्लियर समझ में आया होगा। 13 नंबर, चलिए एक सरलीकरण का प्रश्न हम लोग यहां पर कवर कर लेते हैं। निश्चित तौर पर मैं नहीं, आप भी इसको बहुत आराम से कर लेंगे। थोड़ा बहुत आपके मन में अगर डाउट होगा तो मेरे बताने से शायद वो भी चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को डाउट। यहां पर बॉडमास नियम काम करता है। क्या काम करता है भाई? बॉड मास। बॉड कहता है बी कहता है भैया हम कोष्ठक हैं, ब्रैकेट। क्या कहता है? हम ब्रैकेट हैं। इनके पहले भी एक ब्रैकेट होता है जिसको वी कहते हैं, बिन कॉलम अर्थात रेखा। कहीं के रेखा कोष्ठक आपने देखा होगा जो ऊपर बना रहता है, उसका अर्थ एक ही होता है, वही होता है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा होता है, फिर मझला होता है, फिर बड़ा होता है। मतलब सबसे पहले हम छोटे को तोड़ते हैं, हमको ऐसे पढ़ाया गया तब मैं बोल रहा हूं। फिर मझला तोड़ते हैं, फिर बड़ा तोड़ते हैं, वर्ग ब्रैकेट। हम कहते हैं तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है तोड़ देते हैं हथौड़ी से, नहीं। तोड़ने का मतलब उसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती है उसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है ओ का। ओ मतलब होता है आप का मतलब होता है भैया का, और एक्टिविटी इसके गुड़े से परफॉर्म की जाती है। कहीं आप या का लिखा हो तो मतलब गुड़ा होता है, आप गुड़ा कर दो। डी मतलब डिवीजन होता है। डिवीजन का अर्थ होता है भाग, अर्थात आपको भाग देना पड़ेगा। यम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ होता है गुड़ा, अर्थात आपको गुड़ा करना होगा। और ए मतलब एडिशन होता है। एडिशन का मतलब आपको जोड़ना होगा, ठीक है, जोड़ करना होगा। और यस मतलब भाई सब्ट्रैक्शन होगा, अर्थात आपको घटाव करना होगा। ठीक, मतलब हमारे सामने यह ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी बन जाएगी। मतलब इसी क्रम में हमको आगे काम करना है। पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना है, फिर हमको क्या करना है बताओ? आप अप्लाई करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दिस इज द प्रोसेस। एक कंफ्यूजन मन में लोगों को होता है, सर यह भी गुणा और यह भी गुणा, तो किसको पहले लगाएंगे? हम तो कहेंगे यार भाग से भी पहले लगेगा। कभी जरूरत का की हो जाए ना तो भाग से पहले लगा दीजिएगा। ठीक, आइए इस प्रश्न को किया जाए तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक में चलते हैं और उसमें भी भाग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या अप्लाई करिए? भाग। 12 पंचे 60, 5 छंग 30, 40 में से 30 निकला 10, 36 में से 10 निकला 26, 26 61 से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 26 61 से 11 से 6 5 होता है और 5 से 2 3, 35 हो गया। 35 भागे 140, 35 चौके 140 होता है, 4 हो जाएगा। समझ गए? देखिए 12 पंचे 60, 5 छंग 30, 40 से 30 10, 36 में 10 26, 61 से 26 35, 35 भागे 140 कर दीजिए, 4 आ जाएगा। मैं सही हूँ? गलत? एकदम सही है। कंफर्म उत्तर 4 है। इस प्रश्न का आप लोग उतार सकते हैं, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, बिल्कुल सही उत्तर है। 13वां प्रश्न 4 राइट सोल्यूशन दे रहा है, आप लोग लिख लीजिए। करेक्ट हल के रूप में यह प्रश्न आपके सामने आपको अपना उत्तर दे चुका है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, प्लीज देखिए ध्यान से। हमसे भैया लासा पूछा है। क्या पूछा है? लासा, एलसीएम, वो भी दशमलव संख्याओं का। दशमलव संख्याओं का पहली बात दिमाग में रख लीजिएगा। लासा होता क्या है? लासा जिसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्त, मतलब सबसे, या देखिए ध्यान से समझते जाइएगा, वह सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या जो प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। मतलब किसी संख्या समूह का वह सबसे छोटा मान जो दी गई संख्या समूह के प्रत्येक अंकों से पूर्णतः कट जाए। लेकिन क्योंकि वह पूर्णतः कट जाता है, इसलिए उस दी गई संख्या समूह में जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। मैं जब भी कभी लासा निकालता हूं तो मैं सबसे बड़े वाले के पास पहुंच जाता हूं। जैसे आप देख रहे हैं तो आपके पास समूह में 0.63 है, 10.5 है, 2.1 है, 4.20 है। मैं कहूंगा यार मेरा लासा ना इनके इर्द गिर्द होगा, जो सबसे बड़ा दिख रहा है यहीं के आसपास कोई होगा। मतलब 10.5 से तो छोटा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। इनसे छोटे जितने लोग हैं उनको कहो भाई आपसे विदा है, आप लोग जाओ। बी और सी नहीं हो सकता है। अब बचा मेरे पास 63, ठीक है। अब बचा 63 को मैं देखूंगा तो इससे कट जाएगा, इससे 100% कट जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, अर्थात प्रत्येक से कट रहा है। 63 अगर आप चेक करके देख लीजिएगा तो प्रत्येक से कटा। कटना मतलब दशमलव में नहीं आए, कटने का मतलब पूर्णांक में आए। तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर 63 होगा, जो आप लोग उतार सकते हैं। देखिए आप कह रहे हैं 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 6300 भी नहीं होगा, इससे बहुत बड़ा है। 6300 भी नहीं होगा, बहुत बड़ा है। और इसका जो प्रोसेस है इसी तरह से मैंने 10.5 के इर्द गिर्द देखा। अब ध्यान से देखिएगा, आप अगर डिवाइड करके चेक करेंगे तो सभी से पूर्णतः कट जाएगा। यही 63 मतलब 0.63 63 इज द राइट सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो 14वां प्रश्न आपको ए ऑप्शन करेक्ट हल दे रहा है। आइए, हमने कहा कि हमारे सामने देखिए भिन्न दिए गए हैं। 13/23 है, 23/62 है,
48 बटा 93। कभी भी अगर आपको कुछ भिन्न दिए जाएं, a बटा बी, c बटा डी, e बटा f, इस प्रकार के अगर कभी कोई भिन्न दिए जाएं तो इनका जब लासा पूछा जाएगा ना तो हमसे कहा जाएगा अंशों का लासा, अंशों का लासा बटा हरों का मासा, हरों का मासा। याद रखिए कुछ इसमें बातें मैं आपको समझाऊंगा। और कभी अगर मासा पूछा जाए तो उल्टा कर दीजिएगा, कहिएगा अंशों का मासा, उस समय अंशों का मासा बटा हरों का लासा, उल्टा हो जाता है बस और कुछ नहीं। तो अब जैसे इस प्रश्न में हमसे अगर लासा पूछा तो मैं कहूंगा 13, 23 और 49 का लासा होगा, का क्या होगा, लासा होगा। और डिवाइड बाई 31, 62 और 93 का क्या होगा बताइए, मासा होगा। चलिए आइए हल किया जाए। लासा ध्यान दीजिएगा ऐसी संख्याएं जो कि कोई भी उभयनिष्ठ, मतलब वो अपने सरलतम रूप में होती हैं, कोई भी उभयनिष्ठ टर्म नहीं है तीनों के बीच में कॉमन। मतलब कभी भी अगर ऐसी संख्याएं आपको लासा के लिए दी गई हो जिनके बीच कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं बचा हो, वो सीधा अपने स्वरूप में है, भले वो प्राइम ना हो, कंपोजिट हो, कुछ भी हो, अगर उनके बीच कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है सीधा सीधा उनका गुणा करना होता है। 13 गुणे 23 गुणे 49, यह होगा लासा। मासा की बात करिए तो मासा क्या होता है पता है, मासा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक को काट दे। क्योंकि यह प्रत्येक को काट देती है, लेकिन तो इसका मतलब मैं यहां से अनुमान लगाता हूं कि जो दी गई संख्याएं उनमें जो सबसे छोटा है मैं इसकी तरफ भागाता हूं। मैं कहता हूं भाई आप मेरा मासा हो सकते हो अगर आप सबको काट दो तो, नहीं तो मैं आपसे पीछे जाऊंगा, मतलब आपसे छोटा बन जाऊंगा और आपसे छोटा बन के मैं ढूंढूंगा। 31 सबको काट देगा, इसको भी इसको भी इसको भी, अर्थात 31 हमारा मासा हो जाएगा। 31 मासा इसमें सब जगह है। प्रॉब्लम यह है कि अब हम इनको मल्टीप्लाई करें। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुणे 23 गुणे 49 को तो 14,352 आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं 14,352 आएगा। वैसे भी आप नोटिस कर लीजिएगा 3 3 9 दूना, आप यहां से 13 गुणे 23 गुणे 49 है, हाँ 14,352 आएगा, बटा नीचे हमारे पास 31 रहेगा। हम लोग इस प्रश्न का उत्तर कितना मान लेंगे, पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है 14,352। 14,352 राइट सोल्यूशन है। जगह 48 है, सॉरी, हाँ गुड गुड, तभी तो ये चेंज कर दो थोड़ा सा यार भैया, 48 है 49 नहीं है। हाँ यार नहीं तो अभी गड़बड़ हो जाता, सही बात आपने कहा। ये देखिए 48 है। चलिए अब मैंने कहा कि अब यहां पर आप फिर भी आप नोटिस करिए इनके बीच कुछ भी परस्पर ऐसा उभयनिष्ठ टर्म नहीं है। जब कभी भी हमारे पास ऐसी संख्या हमको दे दी जाए जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात वो सभी अभाज्य हो, एक भाज्य हो बाकी अभाज्य हो, ठीक है, ऐसी संख्या जिनके बीच कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, तो उन संख्याओं का लासा हमेशा उनका गुणा होता है। इसलिए मैंने कहा इनका सबका आप गुणा कर दो तो लासा हो जाएगा। मासा के लिए मैंने सबसे छोटी, जैसे हम हमेशा कोशिश करते हैं जब लासा निकालना हो तो मैं सबसे बड़े के पास जाता हूं, कहता हूं भाई क्या आप सबसे कट रहे हो, अगर कट रहे हो तो आप ही लासा हो, नहीं तो आपसे बड़ा मैं ढूंढता हूं, ठीक है, जो सबसे कट जाए। मासा के लिए मैं सबसे छोटे के पास जाता हूं, कहता हूं क्या आप सबको काट सकते हो, अगर वो सबको काट दे तो वही मासा है, नहीं तो मैं इससे छोटा ढूंढूंगा जो सबको काट पाए। तो मैंने देखा 31 सबको काट देगा, तो 31 हमारा मासा हो गया, बाकी इनको गुणा किया, तो इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन आ गया। आगे बढ़ूं, 15वां नंबर आपने डन किया, मैं 16वें पर आता हूं। 16वां क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। चलिए ओके, आइए प्रश्न फिर से देखा जाए। एक कस्बे की 5% जनसंख्या को किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, मतलब वहां पे जो कस्बे की जनसंख्या है वो 5% किसी महामारी में मृत्यु हो जाने के कारण कम हो जाती है, और बची हुई जनसंख्या में से 8% उस महामारी की वजह से घबराकर कस्बा छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था तो देखो लोग जगहों से, अलग अलग जगहों से पलायन करना शुरू कर दिए, कुछ तो जिसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो बचे उनमें से भी कुछ लोग पलायन कर गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी 88,274 है तो प्रारंभ अर्थात शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या क्या रही होगी, आप इसको देखने की कोशिश करिए। मैंने कहा भैया पहले 5% कमी हुई है, ये देखिए मैंने डाउन एरो लगा दिया, फिर 8% कमी हुई है। अब इसको करने का तरीका क्या है, दो, एक तो ट्रेडिशनल तरीका होता है जिसमें आप मानते हैं कि पहले क्या जनसंख्या थी, और इसका जैसे देखो हमको घट करके संख्या पता है कि कम होकर के कितनी हो गई इनिशियली, अर्थात प्रारंभ में क्या थी। इसको पता करने का एक सिंपल फार्मूला भी होता है, बट फार्मूला कभी कभी टाइम टेकन होता है, इसलिए हम फार्मूले पर नहीं जाते हैं। हम लोग कहते हैं इसको भिन्न में बना लो, 5/100 कर दो, 1/20 हो जाएगा। 5/100 करना है, समझ रहे हैं ना आप लोग, भिन्न परसेंटेज हटाने के लिए 5/100 किया, 1/20 हो गया।
ऐसे इसको 8 बटा जब 100 करेंगे, 4 दूना 8, 4 25, मतलब 2 बटा 25 हो जाएगा। अभी जो हमने कहा कमी हुई ना, उसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, देखिए ऐसे किया जाएगा। 20 में से 1 घट करके 19 हुआ, फिर 25 में से 2 घट करके 23 हुआ। मतलब ये प्रारंभ था, ये अभी का है। यह अभी का मान करेक्ट हमारे पास कितना है बताइए, 88,274। हमसे इसका मान पूछा गया था कि प्रारंभ में इनिशियली क्या था। अब मैं क्या करूंगा कि मैं या तो चाहूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको भाग दूं या अलग अलग करके दूं। जब आप इसको भाग करेंगे 23 से तो 38 हो जाएगा, 38। अब 19 से भाग करेंगे, 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 202 होगा। 202 को लाइए 25 दूना 50 अर्थात 500 से गुणा कर दीजिए। 500 से 202 को करिए, 2 शून्य तो ऐसे बढ़ गए, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, 101 000, 101 000 इनिशियल पॉपुलेशन थी। मतलब प्रारंभ की जनसंख्या आपकी 101 000 थी। बाकी आपने देखा कि बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 16वां प्रश्न आपके सामने करेक्ट उत्तर हो चुका है। 101 000 इज द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बी ऑप्शन आप सभी ने उतार लिया है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, कभी कभी कहीं ऐसा होता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, या केवल बढ़ता है, या जैसे इस प्रश्न में केवल घटा। पहले 5% मृत्यु हुई, 8% लोग घबराकर कस्बा छोड़ दिए। भिन्न में बना लिया करिए। अगर यही बढ़ाना होता तो 20 से 21 करते, 25 से 27 करते, लेकिन घटाना है तो 20 से 19 किया और 25 से 23 किया। आप इसको कैंसिल करने की कोशिश करिए पहाड़ा पढ़ करके, जितना बार जाए। जैसे हमने पूरा काट के देखा 202 गया, अब 202 को इनके प्रोडक्ट के साथ गुणा कर दीजिए। 101 000 द राइट सोल्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपके सामने जो आपका प्रश्न दिया गया है, बाकी मैं एज पीडीएफ जैसे सोल्यूशन हो रहा है एज इट इज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरी चीज आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। 17 नंबर देखिए, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 3:2, दे आर इन द 3:2। मतलब लड़के 3 हैं तो लड़कियां 2 हैं। प्रश्न में कहा क्या गया है, प्लीज समझिए सभी लोग। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती, स्कॉलरशिप मिल जाती है, 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल जाती है, तो पूछा गया है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब आप इसको चाहे 3-2 से लेकर चलो, या मैं कह रहा हूं इसको अगर आप चाहे 300 बना लो, इसको आप 200 बना लो, ये बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रश्न हल भी हो जाएगा। टोटल 500 हो गया, इसके हिसाब से टोटल 500 हो गया। अपने हिसाब से आप 30-20 ले सकते हैं, 3000 2000 ले सकते हैं, जो लेंगे दोनों में सेम मल्टीप्लीकेशन। जिनको छात्रवृत्ति मिली है, किनको किनको मिली बताइए, 20% लड़कों को, इसका 20% करिए क्या होगा पता है, 60 होगा। 10% 30 होगा, 20% 60 होगा। देखिए मैंने कहा 300 का अगर मुझे 20% करना हो तो 20% 1/5 होता है, 5 अंक 30 60। मैंने कहा 60 लोगों को यहां छात्रवृत्ति मिली है। इसका जब मैं 25% करूंगा, 25% मतलब 1/4, 4 से मतलब 1/4 मतलब 50 हो जाएगा। 50 लोगों को यहां छात्रवृत्ति मिली है, मतलब 110 लोगों को छात्रवृत्ति मिली है, 110 को मिली है। तो कितने को नहीं मिली होगी, 500 में से अगर 110 को मिली है तो 100 निकला 400, 10 और निकला 390। 390 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, नहीं मिली है, 390 को नहीं मिली है। इसको मुझे टोटल का परसेंटेज बनाना है, टोटल का परसेंटेज बनाना है। बहुत आराम से आप बना सकते हैं, लिखिए 390 गुणे 100/500। परसेंटेज बनाने के लिए 2 शून्य खत्म, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 78% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 78% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि छात्रवृत्ति नहीं पाने वाले लोग हैं। 3-2 के अनुपात को 300-200 कर दिया। मिली है यहां पर 20% मतलब 60 को, इसका 20% 60 होगा, इसका 25% 50 होगा, मतलब 110 को मिली है अगर हम टोटल 500 मान रहे हैं। तो 390 को नहीं मिलेगी। 390 500 का कितना परसेंट है, आपने कहा सर 78। सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 17वां प्रश्न आपको उत्तर कितना दे रहा है, 78 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन जाएगा, जो आप लोग उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये आपके सामने एक अलग स्थिति आ रही है, जो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, लिख लीजिए आप लोग अभी से। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से फेल हो जाता है। जैसे कभी कभी ये 2 छात्र होते हैं, दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने का मतलब कुछ ऐसे, परीक्षा जब हम देने बैठते हैं तो हमारी कॉपी 0% लिखी होती है,
जब मैं पूरा लिख देता हूं तो 100% लिख जाती है, या 100% का हमारा टारगेट होता है। हमेशा अब आप जब एग्जाम देते हैं तो किसके लिए देते हैं, पास होने के लिए देते हैं कि पूरा पाने के लिए? हमेशा कोशिश करिए पूरा पाने के लिए एग्जाम दीजिए। 0 से 100% लिखना चाहते हैं। एक लड़का जो 20% पाया वह फेल हो गया। पूरा जो पासिंग मार्क यहां पर कहीं होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि मैं भी परीक्षा दूं तो पूरा नहीं पा सकता हूं, तो यहां पर एक पासिंग मार्क निर्धारित किया जाता है। एक लड़का जो 20% पाया है 35 नंबर से फेल हो गया। 35 नंबर बेचारा कहीं से व्यवस्था नहीं कर पाया, अगर कर पाता तो पास हो जाता। मतलब वह 20% में अगर 35 का और जुगाड़ कर देता तो पास हो जाता। जबकि दूसरा अभ्यर्थी जो 50% अंक प्राप्त कर गया, 50% पा गया, वह 32 ज्यादा नंबर पा गया। मतलब 32 नंबर वह ज्यादा पा गया। अगर वह 32 ना भी पाता तो पास होता। अगर वह 32 ना भी पाता, जो 50% पाया है, तो भी पास हो जाता। अब इस समय परसेंटेज को एक किनारे कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए। कैसे? देखिए, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 30%, और इसको इधर कर दें तो हो जाएगा 67। 30% भैया 67 है। हमेशा ऐसे प्रश्नों में जो, जैसे हम मान लो पासिंग मार्क हैं, आप मेरे उस तरफ हो, मतलब फेल वाली कम वाली पोजीशन में हो, तो आप मेरे तक पहुंचना चाहते हो। एक मुझे क्रॉस कर गया है, वो मेरे से अगर पीछे भी होता, मतलब थोड़ा सा पीछे भी आ जाता तो भी मेरे तक रहता। यही स्थिति है। ये जो 20% वाला मेरे से पीछे है वो मेरे तक पहुंचना चाहता है, 35 नंबर पीछे है। जो 50% वाला है मेरे को क्रॉस कर गया है, कितना? 32 नंबर। अगर वो अपने में 32 घटा दे तब भी मेरे को पा सकता है, अर्थात दोनों पास हो सकते हैं। इस स्थिति में हमेशा परसेंटेज का अंतर किया जाता है, अंकों का जोड़ किया जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है। अब 67 है 30% और परीक्षा का पूर्णांक है 100%। हमसे इसने परीक्षा का पूर्णांक ही पूछा था, तो मैं भी 100% निकालने की मेथड आपको बता देता हूं। भैया देखो, 0 0 से खत्म, ए इसके साथ और 3 से भाग, अर्थात 670 को 3 से भाग करेंगे तो यही इस परीक्षा का टोटल पूर्णांक होगा, जो कि आपको 100% के बराबर दिखेगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप ऐसे जब भी प्रश्न देखिए तो उसमें यही करिए। मतलब इसमें 3 स्थितियां बनेगी। 2 छात्र दोनों फेल हो जाएं तो वो दोनों एक ही तरफ रहते हैं। उस समय अगर हमें प्रश्न हल करना होता तब भी मैं परसेंटेज का अंतर करता हूं और अंकों का भी अंतर करता हूं, क्योंकि एक साइड में रहते हैं। दोनों पास हो जाते हैं, खुशी की बात होती है। दोनों का परसेंटेज तब भी डिफर किया जाता है, अंकों का अंतर किया जाता है, जब दोनों मेरे से, मैं अगर पूर्णांक हूं, मेरे चाहे इधर रहें चाहे इधर रहें, चाहे फेल दोनों रहें चाहे दोनों पास रहें, ऐसी स्थिति में वो अपने परसेंटेज का अंतर निकालते हैं, अपने अंकों का अंतर निकालते हैं। पास है तब भी परसेंटेज का अंतर निकालेगा, अंकों का अंतर निकालेगा। बट जो मेरे इस पार हो और इस पार हो तो उस समय केवल परसेंटेज का अंतर होगा, अंकों को जोड़ा जाता है। मेरे वह उतनी दूर पर है, वह उतनी दूर पर है, तो अंकों को जोड़ा जाता है। याद रखिए, कंपैरिजन करने का यही प्रोसेस है। आप ऐसे प्रश्न अगर देखेंगे तो 100% कर पाएंगे। परीक्षा में प्रतिशत का डिफर करिए और अंकों को जोड़ दीजिए, दोनों को कंपेयर करिए। पूर्णांक हमेशा 100% होगा, उसका मान निकालेंगे तो आपको उत्तर सही प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? यह इस प्रश्न का हल था, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया था। आशा करता हूं आपने प्रत्येक ने सीख लिया, समझ लिया। अगले प्रश्न पर मैं आता हूं। इसका बताइए मुझे, कौन कौन इसका उत्तर दे सकता है, और मुझे भरोसा है सब दे सकते हैं। 19 नंबर, सीमा की वार्षिक आय, वार्षिक मतलब एक साल में कितना कमाती है पता है? जोड़ के देखिए, शून्य गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख। भैया सीमा जो है 15 लाख रुपए कमाती है एक साल में। कोई बताए उसकी सैलरी क्या है महीने की? महीने में कितना कमाती होगी? कोई बताओगे? हमें बता दें अगर कोई संभव हो। 1 लाख रुपए एक साल में कमाती है। महीने का निकालना है तो महीने की सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी पता है? 1 लाख बटा 12, क्योंकि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 1 के 12, 3 0, ठीक है। 12 दूना 24, 12 दूना 24, और आगे कितना हो जाएगा बताइए? अगर 15 लाख को हम लोग यहां पर डिवाइड कर देते हैं कितने से? 12 से, तब तो उसकी मंथली सैलरी हमको पता चल जाएगी। 12 1 के 12, 3 0 हुआ, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 1,25,000 रुपए वह पर मंथ कमाएगी। 1,25,000 रुपए वह पर मंथ कमाएगी, क्योंकि वह 15 लाख रुपए एक साल में कमाती है। अगर वह 30,000 रुपए उसमें EMI दे देती है, मतलब 1,25,000 कमाती है लेकिन 30,000 रुपए EMI दे देती है। देखो, यह उसकी मासिक आय है। उसकी मासिक आय कितनी हो गई है? 1,25,000। लेकिन वह EMI कितनी दे देती है बताइए? यही दुनिया में चल रही इस समय EMI।
इतना खतरनाक शब्द है, लोग इसी पर गुमान करते हैं, ईएमआई पर। यह ईएमआई है जो व्यक्ति को इस समय चला रही है। कह रहा है कि ईएमआई उसकी इनकम का कितना परसेंट, उसकी मासिक वेतन का कितना परसेंट ईएमआई है। तो आप पहले भैया इस शून्य को खत्म कर दीजिए, तीनों को। अब आप करो 30 गुणे 100 बटा 125। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौके 100, 5 छंग 30 होता है, 6 चौके 24। 24% अपनी पूरी इनकम का लगभग 1/4 भाग वह ईएमआई में दे देती है। लगभग 1/4 भाग अर्थात 24% वह ईएमआई में खर्च कर देती है, घर के लिए, कार के लिए, जो भी जरूरतें मासिक हमारी होती हैं उसके हिसाब से। मतलब 1.5 लाख, अगर 15 लाख वह साल भर में कमाती है तो 1,25,000 महीने की कमाती है, 30,000 ईएमआई देती है, 30,000 1,25,000 का कितना होगा, 24% के बराबर होगा। पहले ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, राइट सोल्यूशन। अगला प्रश्न देखिएगा। देखो ऐसा प्रश्न ट्रेंड में है, आपकी परीक्षा जो हाईकोर्ट करा रहा है आयोग, ऐसा प्रश्न ट्रेंड में है, तो प्लीज इस तरह के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जिससे कि दिक्कत ना होने पाए आपको। कहा गया है 70 का 40%, 70 का 40%, 80 के 30%, 80 के 30%, 70 का 40%, 80 के 30% से x% ज्यादा है, मतलब यह ज्यादा है। तो हमसे x का मान पूछा है कि वह कितने परसेंट ज्यादा है। आइए करा जाए। 40% मतलब क्या होता है, पहले बात दिमाग में रखिए। किसी का भी अगर हमें कोई परसेंटेज निकालना है तो भैया 10% निकालने की कोशिश करो। हालांकि इसमें भी कोई समस्या नहीं किसी को। 40% मतलब 2/5 होता है, आप उसको 2/5 से गुणा कर दे, उत्तर हो जाएगा। नहीं तो मैंने कहा 10% निकालने की कोशिश किया करिए। 10% हमेशा उस संख्या जिसे 70 दी गया है, 70 का 10% निकालना, मैं एक अंक पे दशमलव लगा दूंगा, मतलब 7 हो जाएगा। 40% करेंगे तो 28 हो जाएगा, 7 चौके 28। आप सीधा कर दो 40/100, तब भी आपका 28 ही आएगा। 80 का 30% तो 8 त्रिक 24, क्या हो जाएगा बताओ, 24। मतलब यह 28 है, यह 24 है। 28 24 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालना है तो आप ऐसे कर दो, थोड़ा सा काट पीट दो, और भी संभव है ना। जैसे 4 सते 28 है, 4 छंगे 24 है। अब 7 6 से कितना ज्यादा है, 1 गुणे 100 कर दीजिए, बटा 6 कर दीजिए। 100/6 50/3 है। 16 सही 2/3 होता है, जो कि 16.67 के रूप में लिखा गया है। 16.6666 करके होगा, 16.67 होगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन आप लोग उतार सकते हैं, 16.67%। किसी को दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस तरह से 20वां प्रश्न डन कर लिए हैं, और आएगा प्रश्न ऐसा तो हम लोग कर सकेंगे, ये हमारे अंदर की क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने 20 करा दिए अभी तक। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैं कह रहा ना ए ट्रेंड में है तो ये भी ट्रेंड में है, 100% ये भी ट्रेंड में। दिमाग में रख लीजिए, ऐसे प्रश्न हो सकता है टकरा जाए, तो अच्छी बात है कि हम लोग कम से कम करके आए। कहा है ए का 5% प्लस बी का 4% बराबर 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% है। ए बी का अनुपात बताना है। आइए, ए का 5% है, ए का 5% है, प्लस बी का क्या है भाई, बी का 4% है। सुनते जाइएगा, 2/3 है, ए का 6% है, प्लस बी का 8% है। मेरे से पूछा गया है कि ए बी का अनुपात बना दो। मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर परसेंटेज मतलब बटा 100 होता है, परसेंटेज मतलब बटा 100, एक अंक यहाँ, एक पद यहाँ पर, एक पद यहाँ पर, मतलब 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद है, तो किसी के 100 से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा सब खत्म है। मतलब अगर मैं चाहूं तो इसको मैं सीधा 5a लिख दूं, इसको मैं 4b लिख दूं, और यहाँ पर 3 है तो 3 से गुणा कर दूं, बराबर इसको 2 से करूं, इसको मैं 6a कर दूं, प्लस आपका 8b कर दूं। क्योंकि मैं आपको कन्फर्म बता दूं, बटा 100 बटा 100 बटा 100 बटा 100, 2/100 यहाँ पर है, 2 बटा यहाँ पर है, खत्म हो जाएंगे 100 का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गए? अब थोड़ा सा कर दीजिए, 3 पचे 15a, 3 चौके 12b बराबर 2 छंग 12a प्लस 2 अठे 16b। ए को एक तरफ कर दीजिए, बुलाइए इसको इधर, ए हो जाएगा 3a, उसको 12 को उधर भेज दीजिए 4b। अब b को कहिए तुम इधर आ जाओ, और 3 को उधर भेज दीजिए, 4/3 हो जाएगा। मतलब a बटा b अगर आपसे पूछा गया है तो 4/3 अर्थात 4:3 है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 4:3। 21 नंबर बी ऑप्शन 4:3 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग उतार सकते हैं, कंफर्म है। हाँ, क्लियर हो गई बातें? आई होप आपको समझ में आया होगा। 21वां नंबर आपका डन हो चुका है। प्रश्न आपको क्लियर स्पष्ट भी हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है भाई तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक बार हमको भी अपडेट कर दें कि हमें सब बातें समझ में आ रही है, पता चल रहा है कि हम अपनी धुन में चल रहे हैं, आप अपनी धुन में चल रहे हैं।
किसी का धुन कुछ क्लियर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जरूरी होता है। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और अपडेट करते चलिए। हाँ सर, हमको सब बातें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ूं, अगले प्रश्न पर आता हूं। 21 नंबर आपका हो चुका है। 22वां देखिए, 22वां प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए क्या करना है, क्या होगा। हीरू एक व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, 47,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीद ली। 47,000 में उन्होंने एक पुरानी कोई कार खरीद ली जो मिलती है। इसकी मरम्मत, इन्होंने कहा मरम्मत कर दो भाई, 3,000 रुपए और खर्च कर दिया, मैकेनिक को दे दिया। मतलब 47,000 में खरीद करके 3,000 रुपए मरम्मत पर खर्च किया, मतलब कुल इन्वेस्टमेंट 50,000 का था। 50,000 कुल लागत आई कार को लेकर के। उन्होंने जब बनवाया, चलने योग्य बनाया, तो कुल 50,000 लगा। पता चला कि उनकी इच्छा हुई कि भैया हम ये चलाएंगे नहीं, हम इसको बेचेंगे। उन्होंने तुरंत लागत लिया और बेच दिया। कहा अरे जाओ, 58,000 रुपए में बेच दिया। उन्होंने कहा पुराने पे कौन चलेगा। हीरो इतने दिमागदार थे, उन्होंने 47,000 में कार खरीदा, 3,000 मरम्मत लगाई और 50,000 को लागत को लेकर 58,000 में बेच दिया। तो उनके लाभ का हमको प्रतिशत बताना है। तो देखो बढ़ा है, बढ़ने को सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये 3 जीरो ऐसे गायब कर दिया करिए। ये 25 होगा और ये 29 होगा। अब बताइए कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितना, 4 ज्यादा। लिखिए 4 गुणे 100 और किससे ज्यादा है, 25 से। तो 25 चौके 100 होता है, 4 चौके 16 होता है, 16%। तो बी ऑप्शन इस समय 22वें प्रश्न का है, 16% राइट सोल्यूशन आप उतार सकते हैं। 16% आ तो रहा है उत्तर, बहुत बढ़िया। राइट सोल्यूशन आपका 16% है, करेक्ट हल आपका हो गया है। ठीक, चलिए हम हीरू का छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है एक जूट का बैग है जिसे 48 रुपए में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि होती है। हमेशा किसी भी वस्तु का जो लागत होता है वह 100% के बराबर होता है। लागत या इनकम या जो बेसिक वैल्यू होती है 100% होती है। जब इससे अगर हम लोग कम में बेचते हैं तो हमें हानि होती है, ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। जूट का बैग जब 48 में बेचा गया तो 20% की हानि हुई, मतलब 80% में बेचा गया। अगर हम 20% की हानि लेंगे तो 100 में से 20 कम कर दीजिए, अर्थात 80% में बैग बेचा गया था। वह जूट का बैग हमें सोच रहे हैं कि हम 20% के लाभ पर बेचें, अर्थात हम 20% अगर लाभ के लिए सोच रहे हैं तो मुझे 120 का टारगेट है मेरा। अर्थात इसका मान आपको दिया गया है 48 और मुझे इसका मान भैया पता करना है। तो अब एक कंपैरिजन आप जनरल कर सकते हैं इनके बीच में। अब एक कंपैरिजन देखिए, करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम करता है। ऊपर नीचे बगल बगल हम कैंसिल कर सकते हैं। 40 दूना 80 होता है, 40 तिया 120 होता है। 2 24 बार 48 होता है, 24 तिया 72 होता है। 72 लगा दीजिए, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। अगर आप 72 में बेचेंगे उस जूट के बैग को जो अभी तक 48 में बेचा गया था, तो यहां पर इस स्थिति में उसे 20% का लाभ हो जाएगा। तो 20% हमारे इस प्रश्न के लाभ के लिए हमें 72 रुपए में जूट के बैग को बेचना पड़ेगा निश्चित तौर पर। और इस प्रश्न का हल आपका आ चुका है 72। क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का उत्तर मैं चाहता हूं कि आप लोग दें, जो लोग दे सकें प्लीज। बढ़िया प्रश्न है, हल आपको करना चाहिए, कुछ चीजें आपके दिमाग पे सेट होनी चाहिए। यदि हानि 15% है, हानि क्या है 15% है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो। देखो कभी भी जो हानि है या लाभ है यह टोटली क्रय मूल्य पर आधारित होता है, मतलब क्रय मूल्य पर ही आधारित होगा। अगर कभी आप लाभ हानि के परसेंटेज बना रहे हैं तो हमेशा आधार उसका क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य नहीं हो सकता है। जैसे मेरे को दिया है 15% की हानि है। क्या दिया भाई, 15% की हानि है। अब ये परसेंटेज है, इसको हम भिन्न में लिखने की कोशिश करेंगे तो 15/100 बोलेंगे, या 5 तिया 15, 5 भी सामने 100 बोलेंगे, अर्थात 3/20 बोलेंगे। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 3/20 हमको बताएगा कि 20 हमारा क्रय मूल्य है और 3 की हानि। आप ही सोचो कि अगर आप कोई दुकानदार हैं, 20 रुपए में कोई सामान आपने खरीदा है, 3 की हानि पर आप बेच रहे हैं, तो आप कितने में बेच रहे हैं? आप कहोगे सर हम 17 में बेच रहे हैं। तो हमसे प्रश्न में कहा था कि आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता दो। तो क्रय मूल्य 20 हो चुका है और विक्रय मूल्य 17, तो 20:17 होगा, जो कि डी ही ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रश्न का हल हो जाएगा डी ऑप्शन, इस प्रश्न का हल है। यस, इस प्रश्न के हल का आपने सही उत्तर देखा। तो 20/17 राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग यहां पर नोट कर सकते हैं इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल। ठीक है, तो ये हो गया डी ऑप्शन। ये देखिए एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहा है कि 20 मेजों का क्रय मूल्य
x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इसमें इसे 25% का लाभ होता है, मतलब 20 मेजे हम जितने में खरीदते हैं हम उतने में अननोन अर्थात x मेजे बेचते हैं, इस पूरे व्यापार में हमें 25% का लाभ हो जाता है, आप मुझे बताओ कि मैं कितनी मेजे बेचता हूं। ठीक है, ऐसे प्रश्न को दिमाग में रखिए। मैंने कहा जो 20 का सीपी है वह x का एसपी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। जो 20 का सीपी है वह x का एसपी है, तो भैया सीपी बटा एसपी क्या होगा बताओ? आप कहोगे सर x बटा 20 होगा। बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? सीपी बटा एसपी क्या होगा? x बटा 20 होगा। मतलब यह विक्रय मूल्य है, यह क्रय मूल्य है। लाभ क्या होगा इसमें बताइए आप लोग? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है? 20 बटा x होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको लिख दीजिए 20 बटा x, 20 माइनस x, सॉरी नॉट 20 बटा x, ये लाभ हो गया। अब इस लाभ का अगर मेरे को परसेंटेज निकालना होता है ना, तो मैं क्या करता हूं बताएं? कि लाभ के मान को मैं 100 से गुणा करता हूं बटा लेकिन सीपी करता हूं। यहां भी मुझे यही करना होगा, 20 माइनस x। अब आप चाहे तो परसेंटेज वहां पे ऑलरेडी बना चुके हैं, परसेंटेज बना चुके हैं। अब आपके पास यह लाभ का मान है। यह क्या है भाई? लाभ का मान है। अगर आप चाहें तो उस परसेंटेज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लाभ आपके सामने आ चुका है। और इस 25% को क्रय मूल्य पर आप फिक्स कर दीजिए, क्रय मूल्य के हिसाब से कर दीजिए, तब भी आपका सेट हो जाएगा मान। देखिए मैंने कहा लाभ, अब जैसे जनरली मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य बराबर आपका लाभ परसेंट कितना हो चुका है? 25। कितना हो चुका है? 25। अब आप देखिए 25 चौके क्या होता है? 100। तो यहां पर इसको उधर कर दें तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस x गुणे 4 बराबर, अगर हम लोग x करते हैं तो यह हो जाएगा 20 चौके 80 माइनस 4x बराबर आपका x है। तो 5x बराबर 80 है और x बराबर 16 हो गया। मतलब यहां पर जो संख्या होगी वस्तुओं की कितनी हो जाएगी? 16। एक तो वर्बल ए इंफॉर्मेशन हो जाती है। मतलब इसको आप लोग ऐसे 24 का ऑप्शन गलत बता दिए। चलो इसके पहले मैं 24 में आ जाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए आप लोग। मैंने कहा कि 20 का जो सीपी है वो x का एसपी है, तो सीपी बटा एक्स, एसपी क्या होगा? x बटा 20। लाभ बराबर क्या होगा? 20 माइनस x होगा। अब आपके सामने देखो लाभ है, और मैंने कहा कि लाभ का परसेंटेज लाभ गुणे 100 बटा सीपी होता है। लाभ गुणे 100 बटा सीपी होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा सीपी बराबर लाभ परसेंटेज लिख दिया। ये आपके सामने है, ये चीजें आपको स्पष्ट हो गई हैं। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये लाभ का मान आ चुका था 20 माइनस x, और वहां पर 1/4 क्योंकि 25% था वो x का ही तो होता। इसको इधर कर देते। देखिए मेरी बात आप समझिए, मुझे यहां से लाभ कितना हो रहा है? मैं इतना बड़ा मैं क्यों करूं? 20 माइनस x है, आप देख रहे हैं 20 माइनस x है, और वहां से लाभ कितना है? 25% है। 25% होता किसका है? सीपी का, तो जो कि 1/4 होगा, x होगा। दोनों लाभ बराबर कर दीजिए। 20 माइनस x बराबर 1/4 x हो गया। अब इसको वही प्रोसेस करिए, x यहां से भी 16 आ जाएगा। अगला देखिए 25 हो चुका है। 26 नंबर पर थोड़ा नजर घुमाइए आप लोग, और सही नजर घुमाइए जिससे कि अभी खत्म हो जाए। आपके सामने जो प्रश्न है उसमें लिखा है a अनुपात b, जो कि भैया 3/2 दिया है। देखिए ध्यान से, 3/2 अनुपाते 7/3 है। ठीक है। b अनुपात c दिया है, 1/5 अनुपाते 1/7। आपको क्या करना है? अब यहां पर जैसे मेरे से पूछा गया है कि एबीसी में अनुपात बता दो, तो कभी भी अगर भिन्न में दिया रहे तो उसको आप पूर्णांक में आराम से बना सकते हैं। बनाने का तरीका देखिए। यस हाँ, यस सही बात है। चलिए इसको देखिए, आप इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो यह a अनुपात b कितना हो जाएगा पता है? 9/14, 3×3 9, 7×2 14। b अनुपात c कितना हो जाएगा पता है? 7/5। अब आप लिखो a, b और c। अब मैं a b c का संबंध देखिए कैसे बताता हूं। a b है भाई 9/14 और b c है 7/5। इस दशा में क्योंकि b दोनों में है तो b को मेरे को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्योंकि देखो यहां पर 7 है, वहां पर 14, तो आप इसको अगर 2 से गुणा कर दें तो 14 के बराबर होगा। इधर किया तो यहां भी करना होगा, मतलब 9/14 हो जाएगा। एबीसी का अनुपात क्या हो गया? 9, 14 और 10 है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया है।
तो हमारे इस 26वें प्रश्न का उत्तर 9, 14 और 10 है, जो कि राइट सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, कभी भी इस तरह का भिन्न दिया जाए तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। मैंने तिर्यक गुणा किया, 3 3 9, 7 दूना 14, 7 1 के 7, 5 1 के 5। अब हमारे पास ए बी में संबंध है, बीसी में संबंध है, एबीसी में संबंध बताना है। इसका सूत्र भी होता है, आपने पढ़ा होगा, फार्मूला भी होता है, और फार्मूले के अलावा मैं इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकता था यहीं पर पहुंच करके। जैसे देखो 9 14 है और 7 5 है, मैं कंफर्म हूं कि यह ए को इंडिकेट कर रहा है, मतलब यह ए को कर रहा है, यह बी को कर रहा है, यह सी को कर रहा है। मैं डेड श्योर हूं कि पहली संख्या 9 से कटेगी, अंतिम संख्या 5 से कटेगी। पहली संख्या 9 से कटेगी, अंतिम 5 से। कौन से ऑप्शन में पहली संख्या 9 से कट रही है? ना तो इसमें कट रही है, ना इसमें कट रही है, ना इसमें कट रही है। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें पहली संख्या 9 से कट रही है। बिना किसी कंफ्यूजन को सी ऑप्शन हम यही लगा देते हैं, हमेशा प्रक्रिया करते ही नहीं। मतलब यहां पर आप इस टाइप का कंपैरिजन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। सीधा सीधा मैंने कहा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके हम भी उत्तर बता सकते थे। अगर 9 14 था तो कंफर्म था कि पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन 9 से कटता। अच्छा, मान लो कोई कहता सर दूसरा भी कट जाता, तो हम अंतिम को भी चेक करते कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा था। दूसरी बात, पहले दूसरे में 9 14 का अनुपात है, हाँ है। दूसरे तीसरे में 7 5 का, 2 7 14, 2 5 10, 7 5 का अनुपात है, तो इससे भी हम लोग यहां पर कर सकते हैं। यस, प्रश्न का हल हो चुका है। 9 से कैसे करते, इसमें किया था तो इसी में करना होता है ना, 9 से करने की जरूरत नहीं थी, जो उसके साथ था उसी में किया जाता है। सुमित पटेल। 26वां प्रश्न आपका डन हो चुका है। 26वां प्रश्न आपके सामने हल हो चुका है। आप लोग अब मेरे साथ बढ़ चलेंगे 27वें प्रश्न पर। एक बढ़िया से प्रश्न और आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक थैले में लाल गेंद, हाँ हरी गेंद, मतलब एक थैला है, झोला, जूट का, कपड़े का, जो भी समझिए। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात है 15:26। मतलब लाल गेंद अगर 15 है तो हरी गेंद 26 है। यदि थैले में से 12 हरी गेंद को और डाल दी जाती है, 12 हरी गेंदें और बढ़ा दी जाती है, फिर होता क्या देखिए। तो लाल गेंद तथा हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। मतलब हमारे पास एक थैला था जिसमें लाल और हरी 2 प्रकार की गेंदें थी, जिनका अनुपात हमको 15 और 26 का दिया हुआ था। इसने हमसे कहा कि एक परिवर्तन मैं कर रहा हूं, थैले में मैं 12 हरी गेंद बढ़ा रहा हूं। बढ़ाते ही हमारा अनुपात 1:2 हो जाता है। मुझे एक जानकारी आप दीजिए, मैंने जोड़ के नहीं लिखा, देखो 26 में 12 हम जोड़ नहीं दिए, आप मेरी बात को समझते जाइएगा। मुझे एक बात बताइए, क्या हमारा जो थैला था उसमें परिवर्तन आपने किस में किया? हरी में किया, लाल में किया? नहीं किया। लाल की संख्या बराबर होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। जबकि लाल अगर देखो तो यहां पर ऊपर 15 था, नीचे 1 है। मैं चाहता हूं कि मेरा लाल वाला जो कॉलम है वो बराबर हो जाए, क्योंकि हमने लाल में परिवर्तन ही नहीं किया, मैंने हरी में परिवर्तन किया था। तो मैं इसको 15 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि 15 के बराबर करना है। तो यह 15 हो जाएगा और यह 30 हो जाएगा, गुणा होगा, दोनों में होगा। अब देखिए, दोनों हमारे लाल बराबर हैं। हरी में परिवर्तन हुआ, मतलब वृद्धि हुई है। कितने की हुई आप बताओ? 4 की। और 4 किसके बराबर है? यहां पर 12 के। 4 किसके बराबर है? 12 के। मेरे से पूछा क्या है, थैले में कितनी लाल गेंद हैं? चाहे पहले चाहे बाद में 15 ही तो था। तो 4 बराबर 12 है, तो 1 बराबर 3 है, 15 बराबर 15 3 45 है। मतलब लाल गेंदों की संख्या भाई क्या है? 45 है। इस प्रश्न का उत्तर 45 है। 45 कितने लोगों ने बताया है? इस प्रश्न का उत्तर 45 करेक्ट हल होना चाहिए। आपने देखा कि पहले लाल और हरी का जो अनुपात था 15:26 का था। मैंने एक चीज कहा कि अगर हमने यहां पर 12 हरी गेंद और डाल दी, 12 इसमें हरी गेंद और बढ़ा दी, जिससे हमारा जो अनुपात है 1:2 हो गया। तो देखिए, मैंने बढ़ाया 12, लेकिन मैंने जोड़ा नहीं, क्योंकि अनुपात से अनुपात में जाने में आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। यहां एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, थैले में अगर 15 हमारे पास लाल थी तो 15 ही लाल रहनी चाहिए, क्योंकि लाल में मैंने कोई परिवर्तन किया ही नहीं है। तो मैंने देखा, लेकिन यार अनुपात में तो परिवर्तन हो गया है, तो मैंने कहा कि इसको बराबर करने के लिए आप 15 से गुणा कर दो। अच्छा भाई, इसमें अगर होगा ना तो इसमें भी होगा, क्योंकि 1:2 बैलेंस रहना चाहिए। तो ये 15 हो जाएगा और यह 30, अर्थात 15:30 लिखा जाएगा। अब आप लाल देखो बराबर है, बट हरी में परिवर्तन है और वृद्धि 4 की दिख रही है, जो कि एक्चुअल 12 के बराबर है। तो 4 की तुलना मैंने 12 से की, 1 बराबर 3 हो गया। लाल गेंदें मेरे पास 15 थी, चाहे शुरू में चाहे बाद में, तो 15 बराबर भैया 45 हो गया। तो यहां पर प्रश्न का उत्तर लाल गेंदों की संख्या 45 हो चुकी है, जो कि आपको 27वें प्रश्न में दिख रहा है, और करेक्ट हल आप नोट कर चुके हैं।
मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी और आशा करता हूं कि आपको क्लियर स्पष्ट समझ में आया होगा। जिसको भी कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी मन में है, मैं आपको कहूंगा कि एक बार पीडीएफ में भेजूंगा, इसको एज इट इज जैसे लिखा गया है, ऐसे समझाया गया है, आप उसको एक रिवीजन क्विक रिव्यू कर लीजिएगा जिन जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता जा रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया स्तरीय प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए आपको जो है जनरल बेसिस पे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप करोगे तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। कहा गया मेरे पास 117 रुपए थे, 117 रुपीज। इसको 3 व्यक्तियों में बांटना था PQR में। इनका जो अनुपात था, देखो हम ऐसे बांटते हैं, PQR में बांटना था, P थे, Q थे और R थे। कहा गया 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना था। बट इसने इसकी गलती कर दी और इसकी बजाय इसने 2, 3 और 4 के अनुपात में बांट दिया। बांटना चाहिए था 1/2, 1/3, 1/4 में, बांट दिया 2, 3 और 4 में। बात समझ रहे हैं? तो पूछा गया हमसे इसमें कि भैया इस विभाजन में, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सबसे अधिक राशि प्राप्त किया है और कितना प्राप्त किया है, कौन सबसे ज्यादा पाया है और कितना ज्यादा पाया है। तो पहले विभाजन कर लो भाई। जो आपका पहला वाला रेशियो है ए क्रम, 1/2, 1/3, 1/4, वो एक्चुअली अगर आप इंटीजर में लिखोगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है, 6, 4 और 3 के अनुपात में बढ़ जाएगा, 6, 4, 3 का अनुपात बनाएगा। 6, 4, 3 का बनाने का मतलब जो 1/2, 1/3, 1/4 है, एक्चुअली यह 6, 4 और 3 है। आप अपने पैसे को जो कि 117 रुपए है, पहले इस अनुपात में बांट दो। बांटेंगे कैसे? देखिए 6, 4, 10, 3, 13, 13 9 117, 6, 4, 10, 3, 13, 13 9 117, 9 6 54, पहले मिलता 54, 9 चौके 36 मिलता 36, 9 त्रिक 27 मिलता 27। पहले स्थिति के हिसाब से अगर बंटवारा हुआ होता तो पहले व्यक्ति को 54 मिलता, दूसरे व्यक्ति को 36 मिलता, तीसरे को 27 मिलता। बट अभी क्या हो गया, 2, 3, 4 के अनुपात में बटा है भाई, तो 3, 2, 4, 5, 5, 4, 9, 9 13 हम में 117 होता है, तो 13 दूना 26 इसको मिलता, 13 तिया 39 मिलता और 13 चौके 52। अब देखिए यहीं पर कहा था, देखो बटना चाहिए था इस क्रम में, बट बट गया इस क्रम में। इसने कहा किसको सबसे ज्यादा मिला और कितना मिला, तो मैंने देखा कि इसको तो भाई कम ही मिला, इसको भी बहुत ज्यादा नहीं मिला, थोड़ा, इसको सबसे ज्यादा मिला, इसको किसको, आर को सबसे ज्यादा मिला। आर कहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। और कितना ज्यादा मिला बताइए, 12 से 7 5 और 4 से 2 2 25। आर को सबसे ज्यादा मिला और 25 रुपए ज्यादा मिला। आर को सबसे ज्यादा मिला और 25 रुपए ज्यादा मिला। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए? हाँ 25 हो जाएगा, सी ऑप्शन। बातें समझ में आई कि नहीं मुझे बताइए। मतलब पहले रेशियो से आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, दूसरे रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके देख लो, दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको बताएगा कि कौन ज्यादा रिसीव कर रहा है और कितना ज्यादा रिसीव कर रहा है। जो पीडीएफ है इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के चीजें हल कर सकते हैं। ये हो गया 28 नंबर। 29 पर आ जाइए। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है और अच्छा और स्तरीय प्रश्न है, अच्छा और स्तरीय प्रश्न है। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए मेरी बात को सुनिए सभी लोग। यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर देखिए इस प्रश्न में ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी अगर करते हैं तो उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अगर ए के साथ करता है तो 24 दिन में हो पाता है। मतलब यहां पर 3 व्यक्ति हैं, पेयर के हिसाब से काम करते हैं, वो अकेले नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम दोस्तों के साथ काम करेंगे। ए कहता है जब मैं बी के साथ करता हूं तो मुझे 20 दिन लगता है, बी कहता है जब मैं सी के साथ करता हूं तो मेरे को 30 दिन लगता है, सी कहता है अगर मैं ए के साथ करूंगा तो मेरे को 24 दिन लगेगा। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो काम जो है वो पेयर में हो रहा है, नॉट इन इंडिविजुअल फॉर्म। बट इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि बी और सी प्रत्येक अगर अलग अलग करेंगे तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। ये बढ़िया प्रश्न होता है। यहां पर आप एक चीज और भी प्रश्न बन सकता है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। बढ़िया प्रश्न आया है, मैं आपको पूरी बातें समझा देता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। आप ऐसे में काम को एक ऐसी मात्रा बना लो जो प्रत्येक से कट जाए, उसी को काम हम मान लेंगे। 30, 20 और 24 से कटने वाली संख्या 120 अर्थात इनका एलसीएम होगा। मैंने 120 को ले लिया और कहा कि सबसे कट जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। हम कह रहे हैं कि अगर हम दोनों 20 दिन में कर सकते हैं तो प्रतिदिन 6 काम करते हैं,
हम दोनों अगर 30 दिन में कर सकते हैं तो प्रतिदिन 4 काम कर सकते हैं, हम दोनों 24 दिन में कर सकते हैं तो प्रतिदिन 5 काम करते हैं। मतलब हमारी क्षमताएं हैं, ए और बी की क्षमता 6 है, बी और सी की क्षमता 4 है और सी और ए की क्षमता, मतलब एक दिन में अगर टोटल काम यदि 120 है तो ए और बी एक दिन में 6 काम करते हैं, बी और सी 4 काम करते हैं, सी और ए 5 काम करते हैं। अगर हम इनको मिला दें तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, मैं कह दूं कि इनकी क्षमताएं डबल डबल मतलब डबल इफर्ट है, मतलब मेरी जितनी योग्यता है उसका डबल मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। ऐसे बी की जितनी योग्यता है वो डबल प्रदर्शित कर रहा है, तो काम 6 4 10 5 15 ये लोग एक दिन में किया करते हैं। अगर ये लोग अपने डबल अर्थात डबल इफर्ट को शो कर रहे हैं तो एक दिन में 15 काम होता है। बट अगर जब नेचुरल हो जाएंगे ये लोग, एक्चुअल हो जाएंगे, नेचुरल हो जाएंगे, तो एक दिन में भैया 7.5 ही काम होगा। मतलब इनकी सही क्षमता एक दिन की 7.5 की ही है। एक दिन में लोग 7.5 काम कर पाते हैं, गलती से लिखा है 15 क्योंकि डबल डबल दिखाया गया है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में कर पाएंगे तो 7.5 से आप इसको भाग कर देते, उत्तर आ जाता तीनों का, लेकिन तीनों का पूछा नहीं गया है, आपसे बी का पूछा गया है। अगर बी का, अब देखिए ध्यान से, ए बी सी की क्षमता कितनी है बताइए, 7.5। एक दिन में 7.5 काम ये लोग करते, ये क्षमता है। इस क्षमता में अगर मुझे बी का निकालना है तो मैं ए सी का योगदान पूछता हूं। ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो मुझे बताओ बी एक दिन में कितना करेगा, 2.5। कैसे, 7.5 से 5 निकाल दे तो बी की क्षमता एक दिन में 2.5 काम करने की होगी। अब इस बी के सामने इसी 120 काम को पकड़ा दो तो बी क्या कर पाएगा, 120 बटा 2.5, 2.5 दशमलव हटाइए 0, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, मतलब बी को लगेगा कुल 48 दिन। बी को कुल 48 दिन लगेगा और काम हमारा डन हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम सी के भरोसे काम छोड़ दें, सी के भरोसे छोड़ने का मतलब फिर वही देखिए, ए बी सी की क्षमता कितनी थी, 7.5। सी के भरोसे मतलब ए बी की क्षमता बताओ, योगदान बताओ, 6 है। ए बी का योगदान 6 है तो सी का योगदान 1.5 होगा, मिलकर 7.5 है। अब सी के भरोसे पूरा काम मैं दे देता हूं, 120 बटा 1.5 था, दशमलव हटा दे 0, 15 अट्ठे 120, 80 दिन इसको लगेगा। हालांकि यहां से कंफर्म हो गया था, जब एक का 48 आया था तो बाकी कहीं 48 तो था नहीं, उत्तर हम यहीं से पहले ही टिक कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा जान लीजिए, सीख लीजिए, ए का निकाल सकता हूं, बी का निकाल सकता हूं, सी का निकाल सकता हूं, टोटल निकाल सकता हूं। अगर मेरे से पूछा होता कि मिलके तीनों कितने दिनों में काम कर पाएंगे तो मैं 120 बटा 7.5 कर देता, पता चल जाता कि तीनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर पाएंगे। तो ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको मिले ये जरूर आप लोग सॉल्व करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने तीनों की क्षमताएं निकाल दी, तीनों की मिला के क्षमता 7.5 थी। जब मुझे बी को पता करना था मैंने ए सी को बुलाया, 7.5 3 का योगदान था, अकेले ए और सी का योगदान 5 का था तो बी का 2.5 हो गया, 2.5 से 120 को भाग किया। ऐसे अगर हम ए बी सी का योगदान 7.5 का देख रहे थे, सी का पता करना था, ए बी का योगदान 6 देखा तो सी का 1.5 है, 1.5 से भाग किया। तो इस हिसाब से हमने प्रश्न यहां पर उत्तर बताया। सही हल आपके सामने हो गया है। मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर कर चुके हैं, आपका डन हो चुका है। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है 30 नंबर। 30 नंबर का प्रश्न ध्यान से सुनिए, क्या है, कहा गया है यदि दिन में 6 घंटे टाइप करने वाले 6 घंटे टाइप करने वाले 8 टाइपिस्ट एक पुस्तक की पांडुलिपि टाइप करने में 15 दिन का समय लेते हैं। मतलब प्रतिदिन वो लोग 6 घंटे टाइप करते हैं, 8 टाइपिस्ट हैं, 15 दिन में एक पुस्तक डन करते हैं। अगर हम प्रतिदिन 8 घंटे ड्यूरेशन कर दें और 9 टाइपिस्ट लगा दें तो हमारी पुस्तक अब कितने दिनों में हो पाएगी? बात समझने की कोशिश करिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1, एक MDH मसाला आता है, उसी को दिमाग में रखिए। M2 D2 H2 डिवाइड बाई W2 R2। मतलब जब भी कभी यह स्थिति आए कि हमें दिन पता हो कि कितने दिन में काम हो रहा है, कितने घंटे प्रतिदिन काम हो रहा है, वही वर्क आर भी तो होता है, कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है और काम के बदले हमें मजदूरी कितनी मिलती है, काम का कितना भाग हम डन करते हैं, ये दो बातें आपके सामने हो तो यह मतलब ऊपर आपका मेन पावर समय, समय में दिन और घंटे, नीचे काम की मात्रा और मजदूरी। अगर यह इस प्रकार से हम लोग यहां पर परस्पर इनको संबंधित कर सकते हैं। इस प्रश्न में 6 घंटे काम होता है, 8 टाइपिस्ट लगते हैं, तो एक पुस्तक 15 दिन में टाइप हो पाती है। 8 घंटे टाइप कराऊं 9 टाइपिस्ट से तो कितने आदमी अर्थात कि कितने दिन का समय लगेगा, दिन कितना लग जाएगा?
आइए काट पीट के उत्तर दे दीजिए। 8 8 से काट दो, 3 तिया 9 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 पचे 15 होता है, 5 दूना 10। मुझे यहाँ पर 10 यहाँ पर दिन लगेगा इस पूरी एक्टिविटी को, इस पूरे टाइपिंग काम को डन कराने में। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर 10 है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। 10 राइट सोल्यूशन, देखिए लगातार उत्तर भी आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स देखकर कि आप लोग सही कर रहे हैं, और श्योर आप करिए सभी लोग। अगले प्रश्न पर आ जाइए। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? और ब्याज की दर यहां पर क्या है? साधारण होनी चाहिए। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? सुनते जाइए। हमारे पास एक धन है 1 रुपए, हम उसको डबल क्या कर दे रहे हैं? 30 साल में कह रहा है डबल हो जा रही है। मतलब 1 रुपया आपका क्या हो रहा है? 2 रुपए हो जा रहा है। डबल होने का मतलब यही तो होता है ना, कि आपने कोई निवेश किया, आप 1 करोगे 2 हो जाए, 100 करो 200, 1 लाख करो 2 लाख, डबल हो जाए। और समय कितना लगा भाई? समय लगा है 30 साल। हमसे पूछा ब्याज दर बता दो, दर बता दीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी जब भी साधारण ब्याज का प्रश्न हो, साधारण ब्याज का, उस समय ध्यान रखिएगा जो ब्याज होता है वह दर गुणे समय के थ्रू कंपेयर किया जाता है। मतलब नियमता तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने कहा दर गुणे 100 से कंपेयर किया जाता है जब भी ब्याज को हम लोग इवेल्युएट करते हैं। बाकी आपके पास फार्मूले हैं। हमारा मूलधन 1 है, 2 हो रहे हैं, तो ब्याज हमारा 1 है, यही हमारा ब्याज है। 30 साल का समय है, दर हमको R% दिया है, हम इस R% को R बटा 100 कर दें। क्या कर दे? R बटा 100। तो याद रखिए 30 गुणे R बटा जो 100 होगा, इसमें 30 समय है और R बटा 100 दर है, यह अगर काट दिया जाए तो इट इज नाउ 3R/10 हो जाएगा, जिसमें यह साधारण ब्याज है और यही आपका मूलधन है। दर और समय का, मेरी बैच में जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, ये चीज हमने बताया, दर और समय का कॉम्बिनेशन ही ब्याज होता है साधारण में। हमने कहा था इसको मंत्र की तरह याद करिया करिए। दर और समय को मिला दे, भिन्न बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। परसेंटेज से जब भिन्न बनाओगे तो ऊपर का भाग ब्याज, नीचे का भाग मूलधन होगा। अब आप जो आपके पास अवेयरनेस है, जैसे ब्याज 1 है और मूलधन 1 है, तो मतलब कुल मिला के 3R बटा 10 बराबर भैया 1 बटा 1, R बराबर 10 बटा 3 होगा। 3 तिया 9, 1 3 सही 1 बटा 3% हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। यही आपकी ब्याज दर होगी। बाकी सूत्र भी होता है इसका, है ना? साधारण ब्याज बराबर, सॉरी इस समय दर पता करना है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय कर दीजिए, तब भी उत्तर आ जाएगा। साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर कर दीजिए, मूलधन गुणे समय कर दीजिए, तो आपको दर पता चल जाएगी, उत्तर कर सकते हैं। 31 हो गया। 32 नंबर देखिएगा, इसको बढ़िया है, भी क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। कोई धनराशि 4 साल में 20,720 तथा 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है, तो वह राशि मतलब मूलधन और साधारण ब्याज की दर बताओ हमें क्या थी? मेरी बात सुनिए, साधारण ब्याज हर साल समान होता है। मतलब जो पहले साल ब्याज मिलेगा वही दूसरे, वही तीसरे, वही लगातार आपको वही ब्याज मिलता रहेगा। ब्याज कभी बढ़ता घटता नहीं साधारण में। चक्रवृद्धि में हर साल ब्याज अपडेट होता रहता है, साधारण में ब्याज आपको हर साल सेम मिलता है। चलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा। हमारे पास एक पैसा था, मैंने इसको निवेशित किया 4 वर्ष के लिए, यह पैसा मेरा कह रहा है 20,720 हम हो गए हैं। अब कैसे हो जाता है? बढ़ता है, मतलब हमारे मूलधन में कोई ब्याज जुड़ता है तो होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता अपने मन से। यस, जबकि 6 साल में यह पैसा हमारा कितना हो रहा है? 6 वर्ष में 24,080 रुपए हो जा रहा है। मतलब 4 साल में 20,720, जबकि 6 साल में 24,080 रुपए हो जा रहा है। आप मुझे बताइए कि यहां पर यह गैप कितने साल का है? आप कहोगे सर 2 साल का है। तो भैया इस 2 वर्षों में आपको कितना ब्याज बढ़ता दिख रहा है? ब्याज बढ़ रहा है, 8 से 2 6 हुआ, देखते जाइएगा कहीं गलती हो तो मेरे 10 से 7 3 हुआ, 3,360 रुपए 2 साल में हुआ है। जबकि आप सोचो कि यह चेंज 4 साल में हुआ था, जो पहला परिवर्तन हुआ था वह 4 साल में हुआ था। अगर 2 साल में इतना है तो 4 साल में डबल कर दीजिए, 0 2 छंग 12, 2 तिया 6 7, 2 तिया 6, 6,720, 6,720 जुड़ा होगा तब जाकर के कहीं ये प्राप्त हुआ होगा। तो अगर मुझे मूलधन निकालना है ना, तो मैं लिखूंगा 20,720 में से 6,720 घटा दूं, 0 0 0 4 1, 14,000 हमारा मूलधन रहा होगा।
बट प्रॉब्लम यह है कि 14,000 दो जगहों पर है, तो दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। हम तो बड़ी उम्मीद से इनके पास आए थे कि 14,000 एक जगह होता तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, मतलब हमारा पैसा 2 साल में इतना हो रहा था, सॉरी 4 साल में इतना हो रहा था, 6 साल में इतना हो रहा था। मैंने कहा यार ये 2 साल का जो गैप है वो कितना चेंज दे रहा है, इतना, तो यही चीज 4 साल में कितना होगा, इतना। ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मूलधन इतना बढ़ करके इतना हुआ है, तो मेरा मूलधन एक्चुअली 14,000 रहा होगा। अब ब्याज दर निकालना है तो भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, वही जैसे भी पढ़ के आए हैं। आपके पास ब्याज है, आपके पास मूलधन है, आपके पास समय है, दर ही नहीं है। तो दर अगर R% है, जो कि R/100 होता है, तो R/100 गुणे आप 4 कर दो, क्योंकि 4 साल का समय है। तो भैया यह R/25 होगा, यह ब्याज होगा और यह मूलधन होगा। लिखो R/25 बराबर ब्याज कितना है 6,720 बटा मूलधन कितना है 14,000। ठीक, एक कट गया यहां से, और आप इसको सॉल्व करिए R का मान निकालने के लिए। तो यह 25 गुणा होकर 1400 से भाग होगा, 1400 से भाग होगा। आप उत्तर बता सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा बताइए। ऐसे भी इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150। अब देखो कितना जाएगा, 56 से एक बार और 2 बार, मेरे ख्याल से 12% आ रहा है। तो 12% इस प्रश्न का और 14,000 यही मूलधन है। ठीक है, 12% और कितना आ रहा है 14,000, ये इस प्रश्न का हल है। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो 32 हम लोगों ने अभी का डन कर दिया है, 32 प्रश्न आपके हल हो चुके हैं अभी तक के हिसाब से। यस, मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी को डाउट हो रहा है तो बता दे, चीजें क्लियर है। 32 नंबर हम लोग फाइनल कर चुके हैं। अगला देखिए 33 नंबर आ गया है, जो कि कह रहा है कि हमारे सामने प्रश्न है कि निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष को चक्रवृद्धि। अब चक्रवृद्धि सुनिए, चक्रवृद्धि और साधारण में अंतर होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हर साल अपडेट होकर के बनती है, साधारण हर साल समान रहता है। कह रहा निश्चित ब्याज की दर पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है। हमसे पूछा गया है कि वह राशि बता दो, वह मूलधन क्या है। पूरी बात सुनिए, हम आपको अगर टेक्निकल इसका बताना शुरू कर दें तो आप कहोगे सर अब रहने दो, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं मेरे से। अब हम यहां पर कहेंगे कि एक जो कॉमन मेथड जनरली सबको पता होता है कि 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है, 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर PR²/10,000, ये अक्सर फार्मूला आपने पढ़ा होगा। एक बात और दिमाग में रखिए, एक साल में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। पहले साल का साधारण ब्याज उसी के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है, दूसरे साल से यह परिवर्तन होने लगता है। अब सुनिए, अंतर हमको 45 दिया है, मूलधन हमको नहीं पता है, ब्याज दर 12.5 है, इसका होल वर्ग होगा बटा 10,000 होगा। अब आपको P का मान निकालना है, तो भैया 45 हो गया बराबर P गुणे 12.5 गुणे 12.5 बटा 10,000 है। इवन इस दशमलव हटा दूं, एक शून्य बढ़ेगा, ये और हटा दूं तो एक शून्य और बढ़ जाएगा। अब यहां से मुझे जब P निकालना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसी को काटने पीटने का प्रयास करूंगा कि 45 ही मेरा कट जाए। जैसे 5 9 45 होता है, ठीक है, 5 25 में इतना होता है, 25 चौके 100 होता है, ये देखिए 2 शून्य बढ़ जाएगा। 25 पंचे 125 होता है, और फिर देखिए 25 1 के 25, 15 25 छक्के 150, 1600 हो गया। 5 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 320 हो गया। इसको गुणा कर देंगे तो 2880 रुपए आ जाएगा। 2880 गुणा करिए, 9 0 0, 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, मतलब P का मान 320 गुणे 9 हो गया, 9 0 0, 9 दूना 18, 9 3 27 1 28, 2880 रुपए। मतलब PR²/10,000 का रूल जो होता है, जनरल जो कॉमन होता है, उसको मैंने यहां पर कहा कि आप अप्लाई कर दो। बहुत कंफ्यूज मत हो, अपने आप को ना करो। 45 बराबर P गुणे 12.5 गुणे 12.5 बटा 10,000 था, दोनों के दशमलव हटा के 2 शून्य बढ़ा दिए, और उस हिसाब से मैंने P का कैलकुलेशन किया, तो 33 नंबर आपका डन हो चुका है। 33 नंबर, बातें समझ पा रहे हैं? अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, और क्या क्वेश्चन है जल्दी से देख लीजिए आप लोग, फटाफट बता दीजिए। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की 8/1/3 वार्षिक ब्याज दर पर, 8/1/3 वार्षिक ब्याज दर पर 1728 कितने वर्षों में रुपए 2197 हो जाता है। एक्चुअली चक्रवृद्धि ब्याज से पहले ध्यान सुनिएगा, कोई हमारे पास एक धनराशि है
जो कि 2197 रुपए हो जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा एक निवेश होता है जिसको आप मूलधन कहते हैं, एक ब्याज की दर होती है जिसे R% पर एनम कहते हैं, एक समय होता है जो कि आप मान लो T या N कहते हैं, और हम फाइनली एक अमाउंट प्राप्त करते हैं जिसे चक्रवृद्धि मिश्रधन कहते हैं। इसको निकालने का जो मेथड होता है यह होता है कि अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100 टू द पावर n होता है। ठीक है, ये बहुत बर्बल क्वेश्चन है, अगर देख करके इसको बताया जा सकता है। मतलब अगर आप इसको इधर कर दें तो अमाउंट बटा P बराबर 1 + R/100 टू द पावर आपका n है, और अमाउंट यहां पर कितना हो गया 2197 और 1728 प्रिंसिपल है बराबर 1 + R बटा 100, मतलब ये 8 से ही 1/3 जो है, क्लास वाले सब जानते होंगे कि परसेंटेज अगर भिन्न में लिखोगे तो 8 × 24 1 25/300 अर्थात 1/15 होगा। 1 क्या होगा 15 की 12, 1/15 होगा ना 16 से 2/3 नहीं 1/12 हो गया यार, 12 होगा ना, 1/12 होगा, सही है। तो 12, अब देखो पावर n है तो आप लिखेंगे क्या 2197/1728 बराबर 12 × 12 13/12 की पावर n है। ठीक है, 13/12 की पावर n है। मैं इसको एक तरीके से और बताता हूं, अभी रुक जाइएगा, इससे टफ होगा, इससे आप लोग परेशान भी होंगे। मैं आपको दिखाता हूं कि एक और प्रोसेस देख करके भी आप प्रश्न का उत्तर बहुत इजीली बता सकते हैं। अब आप देखो 12 का सीधा घन होता है, तो यह आपका 12 का घन है और 13 का घन है, तो 13/12 का घन है, और आपके पास यहां पर 13/12 की पावर क्या है n है, तो n बराबर 3 वर्ष हो गया। n बराबर कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। बातें समझिएगा, और प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ चुका है। 8 से ही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से अगर हम इस पैसे का निवेश कर रहे थे तो यह पैसा आपका 3 सालों में यह निवेश हो करके मतलब जो 1728 था वो 2197 रुपए हो गया है। ठीक है, 2197 रुपए हो गया। तो ये सब बातें हमको ध्यान देनी होगी, जैसे कि मैं आपको समझा दूं कि इसमें हम और ऐसे दिमाग लगा सकते थे। 8 से ही 1/3 था, सुनते जाइएगा, जो कि क्या होता है बताइए, 8 × 24 1 25/300 है, मतलब 1/12 है। नियमता हम इसको ऐसे समझते हैं, मेरी बात को समझिएगा। कहेंगे अब 12 से 13 हुआ है, 12 से 13 हुआ है, और अमाउंट देखिए जो आपके पास है 2197 है और 1728 है। यह 12 का घन है, यह 12 का घन है और यह 13 का घन है। घन है तो मतलब 3 बार ही लिखना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 इस प्रश्न का उत्तर होगा। यस, चलिए, तो प्रश्न का हल आपने देख लिया कि कितना हो गया है, और ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। 35 नंबर देखिएगा, 35 नंबर। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहां पर 35 तक कर रहे हैं। इसके आगे के जो बचे प्रश्न होंगे वह आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके बताऊंगा, और वो भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, उसको मैं कवर करा दूंगा, परेशान मत होइए। यस, 35 नंबर में लास्ट आज के सेशन का अंतिम प्रश्न लेने जा रहा हूं। यहां तक आपको आई होप समझ में जितनी बातें आई होगी इंपॉर्टेंट होगी, कुछ बातें अभी रह जाती हैं जिसको लेकर के मैं यहां पर एक सेशन और करूंगा जिससे कि फाइनल हो जाए। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आपको पता है गति मतलब चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जैसे इस प्रश्न में क्या है 240 किलोमीटर की दूरी है, 240 किलोमीटर की दूरी है और उसने 6 घंटे में तय किया है, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी चाल थी। अब कह रहा है उतने ही समय में मतलब 6 ही घंटे में अगर इसका 1.5 गुना उसे दूरी तय करना है तो हमारी चाल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए 1.5 गुना मतलब क्या होता है, देखिए 1.5 गुना ये होता है 2 × 1 = 2 3/2 गुना, लिखिए 240 × 3/2, 2 120 हो गया। अब ध्यान से देखिए, और ये 360 हो गया, 360/6 करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा था वो 60 बन गया। कितने की वृद्धि करनी पड़ी बताइए 20 की, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपने देखा जो चाल हमारी दूरी हमारी 240 थी, 6 घंटे में तय होती थी, तो चाल हमारा दूरी बटे समय अर्थात 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर हमने यहां पर दूरी का 1.5 गुना किया तो 360 हुआ, उतने ही समय में तय करना होगा तो चाल 60 होगी। कितना फर्क आया बताएं 20, तो 20 इस प्रश्न का उत्तर है। मैं आपकी बातें समझिए, मेरी बात को, अब मेरी प्लानिंग देखिए। अभी मेरे पास इस सीट में प्रश्न है और लगभग अभी है 20 से 25,
लेकिन मैं आज इसको अब नहीं कराऊंगा, इसको मैं कल कवर कराऊंगा, कल के सेशन में एक और लूंगा, जिससे कि ये जो बचे प्रश्न है इसको मैं फाइनल करा दूं। ठीक है, ये प्रश्न और ये जो जितनी व्याख्या है उतना मैं यहां पर फिर से मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, मतलब आपके लिए व्याख्या भी हो गई और होमवर्क भी हो गया। निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद होगा और आप अपनी एक्टिविटी को समझ भी पाएंगे। मैं बचे प्रश्नों के साथ कल एक सेशन और लेकर के चीजों को कवर कर दूंगा, जिससे कि फाइनल आप लोग डन कर लें। और यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, याद रखिएगा, सेम टाइम पर इसी समय मैं यहां पर इतने से ही कंटिन्यू करके इतना मैं फाइनल करूंगा और आप इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। सब डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उस पर चला जाएगा। आज मेरी तरफ से इतना ही। मैं विश्वास करता हूं कि जो चीजें आपको समझाया हूं वो एकदम समझ में आई होगी। अगर कोई कमी हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो या किसी प्रकार का आपको सुझाव हो, फीडबैक हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने पॉजिटिव फीडबैक्स या जो भी आपकी फीलिंग्स है सेशन को लेकर या किसी तरह की एक्टिविटी को लेकर को जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। मैं इसके आगे की एक्टिविटी विथ होमवर्क और विथ जितना भी पढ़ाया हो ये मैं आपको फिर से कवर करने के लिए अगली सेशन एक और लूंगा, जिससे कि सारी चीजें फाइनल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।